जय हिंद दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट लिख देते हैं, ठीक है। एसिड, बेस, सॉल्ट में सबसे पहले देखेंगे अपन एसिड और बेस का डिफरेंशिएशन देखेंगे, पीएच स्केल देखेंगे क्योंकि उसी से डिटरमाइन होगा कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस और कितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं, और वाटर जो है वो एसिड होगा, बेस होगा, क्या होगा। देन वी विल स्टडी सॉल्ट्स, then we will study different types of chemical substances like bleaching powder, washing soda, baking soda। ये सब क्या होते हैं, इनकी यूजेस क्या होते हैं। सी बिकॉज दिस हैज कम इनटू योर एग्जाम, ये आपके एग्जाम में आया है कि इनके यूजेस बताइए या फिर इनका केमिकल फार्मूला बताइए। केमिकल फार्मूलाज पे भी क्वेश्चंस आए हैं, तो अच्छे से अपन देखेंगे इस चैप्टर को। तो चलो शुरू करते हैं ना। सबसे पहले देखते हैं अपन पीएच स्केल। जब पीएच स्केल की बात कर रहे हैं तो पीएच ही समझ लेते हैं पहले। पीएच क्या होता है? पीएच का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे ऐसा लिखते हैं इसको, पीएच को स्मॉल पी कैपिटल एच। स्मॉल पी कैपिटल एच। कैपिटल एच क्यों लिख दिया? क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला, इसका फुल फॉर्म ही होता है क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिया अपन ने, हाइड्रोजन एक क्या है? हाइड्रोजन एक क्या है? एलिमेंट है, इसलिए अपन इसको कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज, पीएच स्केल, ठीक है। क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल कुछ नहीं, एक न्यूमेरिकल स्केल होता है। दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। देखो ये होता है पीएच स्केल, ऐसा दिखता है। 0 से 14 तक होता है रेंज, 0 से 14 तक होता है रेंज। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 0 1 2 3, ये न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसमें। क्या होती है? न्यूमेरिकल स्केल होता है 0 to 14 दैट मेजर्स द एसिडिटी और एल्कलिनिटी। क्या क्या मेजर करता है? या तो एसिडिटी या तो एल्कलिनिटी, जिसको बेसिसिटी भी कहते हैं। एसिड बेस अपन पढ़ेंगे, जो एसिड की प्रॉपर्टीज होती है उसको एसिडिटी कहते हैं, जो बेस की होती है वो बेसिसिटी कहती है, ठीक है। तो ये मेजर करते हैं ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का। कि मैंने समझो आपको ये बॉटल रखी है, इस बॉटल का कहा कि आप पीएच बताओ, कितनी इसमें एसिडिटी है, कितनी इसमें बेसिसिटी है। तो आप इसको पीएच स्केल से मेजर करोगे। आई बात समझ में कि इस सॉल्यूशन में कितनी एसिडिटी है और कितनी बेसिसिटी है, बेस्ड ऑन इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये देखो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे बेस्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो पीएच है वो कुछ नहीं, बस ये बताएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। क्या बताएगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बता रहा होगा वो। और किस स्केल में? जस्ट बिकॉज इट इज अ लॉगरिदमिक स्केल। लॉगरिदमिक स्केल मतलब अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो ये लॉग होता है, ये लॉग की वैल्यू होती है। लॉग की वैल्यू होती है, लॉग स्केल पढ़ा है आपने, उसी को लॉगरिदमिक स्केल कहते हैं, लॉग स्केल। इसमें लॉग 10 ऐसे लिखते हैं ना, तो लॉग 10 का मतलब क्या हो गया कि इसमें 10 फोल्ड डिफरेंस है। 10 फोल्ड डिफरेंस मतलब 10 गुना अंतर है। 10 गुना अंतर कैसे? मैं समझाता हूं। पहले अपन इतना देखो, अब इतना समझ में आया। जो पीएच है वो क्या बताता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है सर। फिर उसके बाद अगर पीएच बिलो 7 है, बिलो 7 मतलब 7 से नीचे, 7 से नीचे क्या क्या आएगा? 6 5 4 3 2 1, ये आएगा ना 0। तो अगर पीएच बिलो 7 है तो क्या होगा? एसिडिक। अगर पीएच अबव 7 है, अबव 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पीएच क्या होगा? बेसिक होगा, ठीक है। अगर पीएच एग्जैक्ट 7 है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। आई इतनी बात समझ में? क्या कह रहे हैं? अगर ये अपने पास स्केल है, ये अपने पास स्केल है, पीएच स्केल। तो यहां से 7 को क्या होगा? न्यूट्रल कहेंगे अपन। अगर किसी का पीएच 7 है तो वो क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। 7 से बिलो ये सारे क्या है? एसिडिक है। 7 से अबव ये सारे क्या है? बेसिक है। आ रही है बात समझ में? आ रही है अपन को बात समझ में? चलो यही कह रहा है यहां, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? लॉगरिदमिक स्केल पे अपन इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि 10 फोल्ड
10 फोल्ड डिफरेंस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 फोल्ड डिफरेंस मतलब कुछ नहीं, ये कह रहे हैं अगर कोई एसिड है, देखो इस साइड वाले तो सारे एसिड होंगे, जिनका पीएच बिलो 7 है वो सब एसिड कहलाएंगे। इतना आया समझ में? अब सोचो ये भी एसिड है, 3 पे जो आया वो भी एसिड है, और 2 पे जो आया वो भी एसिड है। आ रही है इतनी बात समझ में? 3 पे जो आया वो भी एसिड कहलाएगा, 2 पे जो आया वो भी एसिड कहलाएगा। किसी सोल्यूशन का अगर पीएच 3 आ रहा है तो वो भी एसिड होगा, और 2 आ रहा है तो वो भी क्या होगा? एसिड होगा। पर जो 2 है वो ज्यादा एसिडिक होगा 3 के कंपैरिजन में। जैसे अपन इस साइड मूव कर रहे हैं इसकी एसिडिटी बढ़ रही है। क्या हो रही है? इसकी एसिडिटी बढ़ रही है। और जैसे उस साइड मूव करते हैं तो क्या होता है? बेसिसिटी बढ़ती है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है? 7 से अपन जैसे 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 इस साइड मूव कर रहे हैं, इस साइड मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इसकी एसिडिटी बढ़ रही है। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 0 वाला। 0 वाला होगा ना सबसे ज्यादा एसिडिक। सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? 7 वाला, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। 6, अच्छा यहाँ 6 रह गया है, कोई बात नहीं, यहां समझो 6 है। इसको 5 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है। अब क्या है, क्या कह रहे हैं? जिसका 6 होगा तो वो सबसे लेस एसिडिक होगा। पर सबसे लेस एसिडिक कौन होगा? सोचो पूरे पीएच स्केल में सबसे ज्यादा लेस एसिडिक कौन होगा? ऑफ कोर्स 40, क्योंकि यहां जाते हैं तो बेसिसिटी ही इतनी बढ़ जाती है कि एसिड तो बचा ही नहीं उसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे कम एसिडिक किस में होगा? 40 में। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक किस में होगा? 0 में। अब ये जो 10 फोल्ड की बात आ रही थी, लॉगरिथम की बात आ रही थी, वो देख लेते हैं कि जो 3, अभी यहाँ 3 आ गया, 3 4, जो 3 4 अपन ने सोल्यूशन पीएच स्केल निकला था कि भाई 4 है इसका पीएच, इसका पीएच 3 है। इसका मतलब ये हुआ जो 3 वाला है, जिसका पीएच आपका 3 आया है पीएच वैल्यू, वो 10 गुना ज्यादा एसिडिक होगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। आ रही है बात समझ में? जो पहले लिखा है ये 3 अगर है तो ये 10 गुना ज्यादा होगा क्या? एसिडिक। किसके कंपैरिजन में? पहले वाले के कंपैरिजन, मतलब 4th के कंपैरिजन में। 5th के कंपैरिजन में कितना होगा? 100 गुना। 6 के कंपैरिजन में कितना होगा? 1000 गुना। मतलब 10 गुना रेपिटेशन से, 10 फोल्ड, 10 फोल्ड डिफरेंस से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? 10 फोल्ड, 10 फोल्ड डिफरेंस से बनता है, बढ़ता है। नॉट ओनली दिस बट दिस ऑल्सो। अगर अपन यहां पे देखते हैं कि भाई जो 9 ले लेते हैं ये भी बेस है, 10 ले लेते हैं ये भी बेस है, 9 और 10 दोनों बेस है। जो 10 होगा वो ज्यादा बेसिक होगा 9 के कंपैरिजन में। कितना ज्यादा बेसिक होगा? 10 गुना। फिर 8 के कंपैरिजन में 100 गुना, 7 के कंपैरिजन में 1000 गुना। आ रही है आपको बात समझ में? मतलब 10 गुना का अंतर चलता है इसमें, इसलिए इसको लॉगरिदमिक स्केल पे मेजर करते हैं। ये लॉगरिदमिक स्केल है। समझ में आ गया? चलो अब देख लेते अपन एसिडिटी। यही बात कर रहे हैं कि सोल्यूशन विद पीएच लोअर देन 7 इज एसिडिक होता है, वो अपन ने पढ़ लिया है। फिर वही द लोअर द पीएच मोर द एसिडिक। इसका मतलब जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक। सेम बात बेसिक के लिए बोल रहे हैं कि पीएच जिसका हायर है 7 से वो बेसिक कहलाएगा। जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। अपन ने देखा यहां पे, देखो जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक। आ रही बात समझ में? जितना ज्यादा पीएच अपन बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा क्या बढ़ रहा है? बेस। देखो बेसिसिटी बढ़ रही है, उतनी ज्यादा बढ़ रही है कि नहीं? और जितना कम पीएच, 0, सबसे कम क्या है? 0, तो उतना ज्यादा, सबसे ज्यादा एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। और यहां पे लिख देते हैं मोस्ट बेसिक। 14 क्या हो जाएगा? मोस्ट बेसिक। ठीक है, आ रही इतनी बात समझ में? चलो फिर न्यूट्रलिटी अपन पढ़ चुके हैं कि भाई 7 पे अगर पीएच है किसी का 7 है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। ठीक है सर, ये भी पता है। इसका एग्जांपल देख लो, प्योर वाटर।
प्योर वाटर है इसका एग्जांपल, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब रेन वाटर, जो रेन वाटर आता है या फिर डिस्टिल्ड वाटर, उसको अपन क्या कहते हैं, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर क्या कहता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। फटाके फूटने लगे थे अचानक से बाहर। चलो खैर, अब देखो अपन ने क्या पढ़ लिया था, प्योर वाटर जो है दैट हैज अ पीएच ऑफ 7, इतना अपन को समझ में आ गया। चलो फिर लॉगरिदमिक नेचर भी बता दिया आपको कि हाँ भाई 10 टाइम्स यहाँ पे 10 टाइम्स डिफरेंस चलता है, ठीक है सर। फिर फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फॉर्मूला देखो, पीएच को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो अपन 10 log 10 मतलब लॉगरिदमिक स्केल में निकालना पीएच है। ये क्या कह रहे हैं, पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस फॉर्मेट में, लॉगरिदमिक स्केल में। अपन को ये याद नहीं करना है कि कुछ आएगा नहीं, बस मतलब इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस, बस इतना याद कर लेना है, बस दैट्स इट। कोई आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अपन को कुछ बढ़िया सॉल्व नहीं करना है कुछ चीज, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा पीएच, सबसे कम पीएच स्केल 0 है, पर ये क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। क्या होगा ये, मोस्ट एसिडिक। 14 क्या होगा ये, 14 मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक और मोस्ट एसिडिक। चलो एक चीज अब अपन यहां से देखते हैं एग्जांपल, सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। बैटरी एसिड देखो यहां पे लिख देता हूं। बैटरी एसिड क्या होती है, बैटरी एसिड जो होती है बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड, क्या होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। जो यहाँ 1 पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इसी को अपन क्या कहते थे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को क्या कहते थे, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इतना अपन को पता है। तो 1 और 0 पे दोनों पे कैसे सेम हो सकता है, क्योंकि जो 1 है वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड है और 0 वाला बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कंसंट्रेटेड रहता है। कंसंट्रेट और डाइल्यूट से आप क्या समझते हैं, देखो कंसंट्रेशन इज बस कुछ नहीं है, अगर आप किसी चीज में पानी डाल दोगे, समझो ये मैंने एसिड ली, ये एसिड है, इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई। डाइल्यूट मतलब कम कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन उसका घट गया, डाइल्यूट हो गई। दो वर्ड्स हैं, एक डाइल्यूट एक कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ही गाढ़ा, मतलब एसिड में कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई है, एसिड में आपने कोई वाटर नहीं मिलाया है, तो ये सिर्फ एसिड है, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। अगर इसमें आप पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। समझ में आई इतनी बात। तो जो बैटरी एसिड है वो H2SO4 रहती है। जनरली जो 0 pH का अगर एग्जांपल लिखना, 0 pH का अगर कोई एग्जांपल लिखना तो वो क्या लिखोगे, HCl। अगर कमर्शियल यूज वाली का है बात तो बैटरी एसिड, ठीक है। अगर नॉर्मली HCl लिखा है तो प्लीज पुट HCl। HCl कौन सा, 1mHCl। 1mHCl क्या, 1 मोलर है। जब अपन फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे तब अपन देख लेंगे मोलर क्या होता है। ये 1 मोलर HCl होता है, एक यूनिट है, डोंट वरी अबाउट इट, चिल करो, अपन फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे ये सब चीजें, ठीक है। अभी 1 मोलर HCl अगर कहीं पर एग्जांपल हो कि 0 pH का एग्जांपल क्या है तो आपको ये लिखना है। आई बात समझ में। चलो फर्स्ट पे क्या कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ठीक है सर। सेकेंड पे क्या कह रहे हैं, लेमन जूस। लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है, यहाँ पे इसमें और इसमें, ऑरेंज जूस और लेमन जूस, इन दोनों में भी क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, राइट, ठीक है। अब क्या देखना था अपन को, ऑरेंज जूस और लेमन जूस, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड। इन दोनों में क्या होते हैं, कहां लिख देते हैं अपन, यही लिख देता हूं, है ना। इन दोनों में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है सर। ये क्या कहलाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं। ये लेमन, ऑरेंजेस, आंवला, ये सब कौन से फ्रूट्स कहलाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट देखो यहां लिख देता हूं, अपना ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गया, आंवला हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑल आर कॉल्ड क्या,
सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स। क्यों? वाई? क्योंकि दे हैव सिट्रिक एसिड इन इट। क्या होता है इनमें? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है सर, समझ गए। फिर देखते हैं बनानास। बनानास में क्या होता है? बनानास में सोचो, बनाना में एसिड होता है। बनानास में क्या होता है? एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बनाना में? मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड होता है। ठीक है, अपन को सबका एक पर्टिकुलर नहीं पढ़ना, बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि हर एक में एसिड होता है। कहां तक होगा? 7 के ऊपर तक आपको एसिड मिलेगा, मिल्क में लैक्टिक एसिड मिलेगा। उसके बाद आपको बेस मिलना शुरू हो जाएंगे। देखो 7 में क्या मिल रहा है? अभी प्योर वाटर मिल रहा है। इसके बाद आपको बेस मिलना शुरू हो जाएंगे। एक्स में बेस रहता है, बेकिंग सोडा में बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, अमोनिया बेस है, सोपी वाटर बेस है, ब्लीच, लिक्विड ड्रेन क्लीनर, ये सब बेस है। ये सब क्या है? बेस बेस बेस। ये क्या है? ये सब क्या है? एसिड्स एसिड्स एसिड्स। ठीक है, अभी अपन इन सबको देखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अपन ने इसको अलग से एक पीपीटी, अभी इसमें आपको एक अलग से स्लाइड दिखेगी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ठीक है, सोपी वाटर पढ़ेंगे आराम से, ब्लीच पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, आराम से सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप एक बार देख लो। हाँ, इसमें एक चीज देखो ध्यान से, क्या कि जितनी भी फिश है, ऑल फिश डाई इन 4.2 pH। इसका मतलब 4.2 से 4.2 इससे ज्यादा अगर जाता है, मतलब 4.1, 4.0, फिर 3.9, 3.8, ऐसा ऐसा अगर जाता है और उससे, तो मछलियां तो सरवाइव करेंगी ही नहीं। 4.2 बस है उनकी लिमिट। 4.2 पे सारी मछलियां मर जाएंगी। अगर किसी पॉन्ड का, पॉन्ड में रहती ना मछलियां, नदी में रहती हैं, नदी में अगर आप ज्यादा एसिडिक कर दोगे, उस नदी को ज्यादा एसिडिक बना दे, तो कितना? 4.2 से ज्यादा अगर हो जाती है एसिडिक, तो क्या होगी? सारी मछलियां मर जाएंगी। एक पॉइंट मिला अपन को, क्या कि सर 4.2 pH पे ऑल फिश डाई। ठीक है सर, फिर क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसे फ्रॉग एग्स है, फ्रॉग के जो अंडे होते हैं, टेडपोल्स होते हैं। टेडपोल्स क्या है? देखो यहां पे देखो, अभी अपन को क्या पता चला? ऑल फिश डाई एट 4.2 pH। ठीक है सर, देन क्या पता चला? फ्रॉग्स एग, फ्रॉग्स एग, ये क्या होगा? अंडे। और एक होता है टेडपोल्स। टेडपोल्स क्या होता है? टेडपोल्स एक लार्वल स्टेज होती है। किनकी लार्वल स्टेज होती है? फ्रॉग के एग्स की। इसका मतलब क्या हो गया? जब मेंढक जो है, जो फ्रॉग है, वो जब अंडे देता है, वो पहले क्या देता है? अंडे देता है। अंडे से एक लार्वल स्टेज बनती है, लार्वल स्टेज कहलाती है। आपके बायो में अगर मैम पढ़ाएंगी तो, या जो भी पढ़ाएगा अगर पढ़ाते हैं तो उसमें अगर आपको समझ में आएगा कि जो अंडे है, अंडा है, उससे बनता है पहले लार्वल स्टेज। ऐसा दिखता है, ऐसा। ये टेडपोल, ये टेडपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेडपोल। टेडपोल से फिर लार्वल स्टेज से फिर क्या बनेगा? फिर एडल्ट बनेगा। फिर क्या बन जाता है? आपका मेंढक बन जाता है वो, राइट? ये मेंढक एंडक बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? फ्रॉग तो क्या कह रहे हैं? फ्रॉग के जो एग है और जो उसका टेडपोल है, वो सरवाइव नहीं कर पाता है कितने pH पे? 5.5 पे। वो नहीं कर पाता है किस पे? कांट सरवाइव एट 5.5 pH। ठीक है सर, ये दो चीजें याद हो गई। क्या क्या भाई? फिश इतने पे सरवाइव नहीं कर पाती कोई, और फ्रॉग्स इतने पे नहीं कर पाते। ठीक है सर, एक रेनबो ट्राउट होता है, इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल पढ़ लो। रेनबो ट्राउट, ट्राउट एक मछली का नाम। ठीक है, रेनबो ट्राउट होती है, पर उसका कोई कलर ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं होता कि उसको रेनबो ट्राउट कहते हैं। ठीक है, उसका नाम है एक रेनबो ट्राउट। 6 पे ही मरने लगती है, 6 pH। मतलब सोचो उसको कितना अच्छा पानी चाहिए कि बिल्कुल एसिडिक नहीं होना चाहिए भाई, हमें तो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 से ज्यादा हो जाता है तो उसको दिक्कत होने लगती है, वो मर जाती है। कौन? रेनबो ट्राउट। चलो देखते हैं फिर। अब देखो क्या है, यही है पीएच। अपन ने फुल फॉर्म क्या पढ़ा था? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल देख लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सेम है, पर अपन उसको लिखते क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितनी शक्ति है, शक्ति को क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, चलो ये पढ़ चुके अपन। पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल, पीएच अगर लेस देन 7 है, ये क्या का साइन है? लेस देन का। लेस देन 7 है तो एसिडिक, लोअर पीएच इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, पीएच 7 से ज्यादा है तो बेसिक। ठीक है, अब देखो कुछ चीजों के इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यूज। देखो गैस्ट्रिक जूसेस,
गैस्ट्रिक जूसेस मतलब जो ऐसे जूसेस जो हमारे पेट में होते हैं, जो हमारे पेट में होते हैं, इंटेस्टाइन्स में होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। मेनली अपन पेट की बात कर रहे हैं। 1.2 का पीएच होता है उसमें। किसका पीएच होता है? 1.2 का पीएच होता है। किसका पीएच होता है? अरे एक बात बताओ, जब अपन खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट कैसे होता है? ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना जो उसको घोल रहा है, पिघला रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है ना? कुछ तो ऐसी चीज होना चाहिए ना पेट में। अरे पेट में अपन खाना कितना सारा डालते हैं, सुबह डाल रहे, शाम को डाल रहे, ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो उसमें से क्या निकाल देता है, न्यूट्रिएंट्स निकाल रहा है और उसको बिल्कुल ही एक जगह पे पिघला दे रहा है कि हाँ इतना सारा था। एक बात बताओ, अगर मैं किसी कपड़े पे नॉर्मल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देता हूं तो क्या होता है, वो कपड़ा जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। तो सेम यही करता है, खाने को जलाता है, उसको बिल्कुल ही कम कर देगा, बिल्कुल ही इतना सारा खाना करके इतना सा बना देगा वो। कौन? एसिड। गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच क्या होता है? इसलिए 1.2। क्या होता है मतलब? ये बहुत ही एसिडिक। क्या होते हैं? बहुत ही एसिडिक। आई बात समझ में? लेमन जूस 2.2। प्योर वाटर या ब्लड, देखो प्योर वाटर नहीं, यहां पे अपन इसको कर देते हैं ब्लैक से। इसको अपन प्योर वाटर नहीं लिखेंगे। प्योर वाटर का तो क्या होता है? 7 होता है, राइट। ब्लड का क्या होता है? ब्लड का पीएच देखो, ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4। ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा? 7.4। ये याद रखना, ये 3 चीजें अच्छे से याद कर लो। क्या क्या? कि भाई गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच क्या होता है? 1.2, लेमन का 2.2, फिर ब्लड का 7.4। ब्लड का आ सकता है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना, बायो में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। चलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है? 10। एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड मतलब जो आप डाइजीन खाते हो, इनो खाते हो, उस समय जब पेट में गड़बड़ होता है तो क्या एसिडिटी के लिए क्या रिमूव करने क्या खाते हैं अपन? एंटासिड खाते हैं। इनो, डाइजीन, ये सब की गोलियां खाते हैं या फिर मिक्स करके जो खाते हैं, तो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया से क्या समझ रहे हो? मैग्नीशिया मतलब Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशिया से क्या समझ में आया कि भाई इसमें मैग्नीशियम होगा? मैग्नीशिया से क्या समझ में आया? इसमें मैग्नीशियम होगा। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, चलो इसका देख लो पीएच क्या होता है? 10। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये बेसिक हो गए। क्या हो गया? ये बेसिक हो गया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होता है, क्या है उसका? 14। इससे ज्यादा है ही नहीं पीएच इसके, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ बेसिक? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे कैसे? NaOH। आई मेरी बात समझ में? फिर एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो, 5.6। क्या होता है एसिड रेन का पीएच? 5.6। एसिड रेन तो सबको पता है ना। एसिड रेन क्या होती है? जब आप कर रहे हो रेन वाटर होता है, उसमें एसिड मिल जाती है, उसमें एसिड मिल जाती है। एसिड कैसे मिलती है? जो अब गैसेस रिलीज होती है, इंडस्ट्रीज से गैसेस रिलीज होती है, कौन कौन सी? SO2 रिलीज होती है, NO2 रिलीज होती है। तो ये क्या करती है? ये मिलती है, देखो यहां लिख देते हैं, एसिड जो रेन होती है, इसका पहले आपको इफेक्ट बता देता हूं। इफेक्ट कहां सबसे ज्यादा देखने मिला था? ताजमहल के मार्बल्स पे। ताजमहल के मार्बल पे क्या हुआ था? ताजमहल के मार्बल पे, ताजमहल का मार्बल व्हाइट कलर का था, वो येलोइश कलर का होने लगा था। क्या होने लगा था? व्हाइट टू येलोइश होने लगा था। किसकी वजह से? किसकी वजह से होने लगा था? एसिड की वजह से। किसकी वजह से होने लगा था? एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन की वजह से क्या होने लगा था? व्हाइट से येलो होने लगा था। एसिड रेन क्या था? क्या होता है जब इंडस्ट्रीज होती है ना, जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, तो वो क्या रिलीज करते हैं? SO2 हवा में रिलीज करते हैं, SO2 NO2। जब ये ऊपर जाके बादलों से मिलते हैं ये गैसेस, क्लाउड से कंबाइन होते हैं। क्लाउड्स में क्या होता है? H2O होता है। क्लाउड्स में क्या होता है? H2O होता है। जब ये इससे कंबाइन होते हैं तो क्या बना लेते हैं? H2SO4। क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ सर, ये तो बहुत ज्यादा क्या था? पीएच वैल्यू इसकी बहुत क्या थी? कम थी। तो जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक। H2SO4 और HNO3, ये सब
एसिड्स बन जाते हैं। HNO3 क्या है, इसको क्या कहेंगे अपन, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते थे अपन, क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब देखो क्या बात हो रही है कि H2O क्या है, H2O जब SO2 NO2 से क्या करता है, रिएक्ट करता है तो वो एसिड्स बनाता है। तो ये एसिड्स गिरने लगते हैं, ये एसिड्स गिरते हैं, सोचो पानी से मिलके ये सब एसिड्स गिर रहे हैं, तो क्या होगा, नुकसान होगा ऑफ कोर्स। भाई क्या होता है उससे, क्या क्या नुकसान होता है, एक तो आपके क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, ह्यूमंस को डैमेज कॉज करेगा, पानी में जाके गिरेगा वो तो पानी का पीएच डिस्टर्ब करेगा, सॉइल का पीएच डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इसके बहुत नुकसान है। एसिड रेन पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से देख लो। ठीक है, एसिड रेन अपन ने समझ लिया। चलो, एसिड रेन का पीएच कितना होता है, 5.6। चलो, फिर टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांत जो है सड़ना कब से शुरू होता है, जब उसका पीएच बिलो 5.5 जाने लगता है, बिलो 5.5 जाने लगता है तो टूथ डिके होने लगता है। इसका मतलब ये हो गया, समझो ये हमारा दांत है, ये हमारा दांत है, इसमें क्या होती है, पहले व्हाइट कलर की एक लेयर होती है, ये जो लेयर है ना, ये व्हाइट कलर की लेयर कहलाती है एनेमल लेयर। एनेमल लेयर, एक व्हाइट कलर की लेयर होती है हमारे दांतों में, वो कहलाती है एनेमल लेयर, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो जब एनेमल लेयर क्या होती है, एसिड के कारण, एसिड्स के कारण, मतलब यहां पर देखो ये क्या लिखा है, 5.5 का एसिड अगर हो जाता है माउथ में, इसका मतलब माउथ में कब हो जाएगा, आप डायरेक्ट तो एसिड खा नहीं लोगे। क्या होता है, इफ यू डू नॉट ब्रश फॉर सम टाइम, इफ यू डू नॉट ब्रश फॉर सम टाइम, देन क्या होता है, आपके माउथ एसिडिक होने लगता है, एसिडिक होने लगता है आपका माउथ एसिडिक होने लगता है। जो स्मेल आती है माउथ से, वो किसकी वजह से आती है, एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से आती है। किसकी वजह से, एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से। क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, आप उसमें बेस भी है, उसमें एसिड्स भी है, पर मोस्टली क्या होता है, हमारा एसिडिक ही रहता है। जो फूड मेनली एसिडिक ही होता है। ठीक है, आप बेस कभी नहीं ज्यादा खाते हो, आप एसिडिक ही खाते हो, तेल वेल खा रहे हो, वो सब एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक खाना खाने की वजह से क्या होता है, अपने दांत में कभी कुछ चिपका रह जाता है, कभी कोई फूड चिपका रह जाता है, तो वो क्या और एसिडिक एसिड बिल्कुल वहां बस जाता है। एसिड एक बार बस गया, फिर क्या होता है, आपकी एनेमल लेयर, व्हाइट वाली लेयर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्या हो जाते हैं, आपके दांत पीले दिखने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जो व्हाइट लेयर थी वो तो हट गई। ठीक है, उसके बाद टूथ डिके करने लगता है, मतलब अब व्हाइट लेयर हट गई है, तो अब अंदर डिस्ट्रॉय करने लगेगा एसिड, तो यहां से टूथ डिके हो जाता है, मतलब दांत सड़ जाते हैं। समझ में आई? चलो ठीक है सर। अब देखते हैं एक बार पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसको अच्छे से एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टोमक में जो एसिड होता है उसको HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। HCl मतलब क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या रहता है पेट में, कौन सा एसिड रहता है? HCl एसिड रहता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं अपन ने, पीएच का पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया, 1.2 होता है। चलो फिर एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका काम क्या होता है? HCl का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। अभी अगर बायो में देखेंगे आप, तो बायो में एक चैप्टर आता है डाइजेशन करके, जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, एक चैप्टर आता है डाइजेशन करके, उसमें बहुत सारे आपको एंजाइम्स पढ़ाते हैं। पेप्सिन पढ़ाते हैं, पेप्सिन पढ़ाते हैं, काइमोट्रिप्सिन पढ़ाते हैं, सब पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसमें क्या, ये इनका काम क्या होता है? इनका काम यही होता है कि जो डाइजेस्ट करना, जो आपके पेट में खाना आया है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करते हैं? ये सारे एंजाइम्स करते हैं। ठीक है सर, तो ये एंजाइम को क्या होता है, जैसे ये होता है काइमोट्रिप्सिन होता है, TRY होता है। ठीक है, जो काइमोट्रिप्सिन होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या लगता है? HCl। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए क्या लगता है? HCl। तो इनको एक्टिवेट करने ही जब HCl लग रहा है, तो HCl कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। इसलिए HCl पहले इनको लगेगा एक्टिवेट करने, फिर जाके ये डाइजेस्ट करेंगे क्या? खाना। क्या डाइजेस्ट करेंगे? खाना। जैसे पेप्सिन होता है तो ये किससे बनता है? तो पेप्सिनोजेन होता है। अभी आपको बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद कर लो तो अच्छी बात है, बायो में भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको वैसे भी। तो जो पेप्सिनोजेन होता है
पेप्सिनोजिन एक एंजाइम होता है, उसको जब आप HCl देते हो तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर पेप्सिन जाके क्या करता है, खाना आपको डाइजेस्ट कराता है, फूड डाइजेस्ट कराता है, ठीक है। मेनली प्रोटीन्स वगैरह डाइजेस्ट कराता है, वो अपन बाद में, अभी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। इतना अपन को समझ में आया क्या, कि भाई कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या हो गया, ऐसी कोई भी चीज जो आपका कुछ करवा रही हो, काम करवा रही हो, जो आपका काम कैरी आउट करवा रही हो, वो एंजाइम्स हो गए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन्स हो गया जैसे कि, तो इसको क्या करता है, कौन, HCl करता है, क्या, एक्टिवेट करता है। इतना आगे समझ में। देन एंड किल्स बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स भाई। अब देखो क्या होता है, आपके शरीर में जाने के कुछ ही रास्ते हैं बैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया जो वायरस आपके शरीर में एंटर होता है वो कुछ ही एरिया से एंटर हो पाएगा, जैसे कि जो ओपन एरियाज होते हैं। ओपन एरियाज मतलब आप बताओ, देखो एक तो माउथ के थ्रू जा सकता है, ठीक है, माउथ। अब पूरे आपके स्किन है, जैसे आपका पूरा स्किन है, स्किन एक बैरियर की तरह काम करता है। किसकी तरह, बैरियर। बैरियर मतलब क्या होगा, एक रुकावट, एक रुकावट की तरह काम करता है। इसमें से वायरस बैक्टीरिया पेनिट्रेट नहीं हो सकते अनलेस और अनटिल कोई छेद नहीं है, कोई कट्स नहीं है। तो आपकी शरीर में जाने के बहुत कम रास्ते हैं बैक्टीरिया के पास या वायरसेस के पास। आंख के थ्रू जा सकते हैं, पर आंख में अपन के क्या रहता है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइजोजाइम्स वगैरह, तो यहां से भी बच जाते हैं, ठीक है। मुंह से जब अपन खाना खाते हैं तो सड़ा खाना जो अपन कभी कभी जो बाहर स्ट्रीट फूड्स में खा लेते हैं, उसमें पता है अपन को कि हाँ भाई इसमें गंदगी होगी ही होगी, बैक्टीरियाज होंगे ही होंगे, फिर भी कैसे अपन बच जा रहे हैं, कि पता है यार हाँ उसने अनहाइजीनिक तरीके से बनाया है, फिर भी अपन जब खाते हैं तो हाँ ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है इशू, पर नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अपन का इंडियंस का क्या हो गया है, पेट बिल्कुल अडॉप्टेड हो गया है इन सब चीजों के लिए, कि हाँ कुछ नहीं होगा इतने में, तो है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, जब पेट में जैसे ही ये सब जाता है, कौन, बैक्टीरिया, वायरस, तो क्या होता है, एसिड्स उनको मार देता है भाई। इतने इतने ज्यादा पीएच पे ये लोग वर्क नहीं कर पाते, इनका एक वर्किंग पोटेंशियल होता है। अपना जो है, अपना भी एक वर्किंग पोटेंशियल है कि भाई हम इतने पे ही काम कर पाएंगे, हैं, हमारी बॉडी इतने पे ही काम कर पाएगी। सेम बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए होता है कि उनका शरीर भी ना एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। अगर ज्यादा एसिडिक दे दोगे तो भाई वो तो मर जाएंगे ना, वो तो मर जाएंगे, कोई भी एसिड में मर जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, इसका काम क्या रहता है, स्टोमिक एसिड का, एक डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना और दूसरा बैक्टीरिया को मार देना, ठीक है सर। फिर क्या कह रहे हैं, टू मच एसिड कॉसेस इंडाइजेशन। एसिडिटी सबको ही हुई होगी लाइफ में कभी ना कभी। क्या होता है वो एसिडिटी, जब लगता है कि यार पेट में जलन सी हो रही, पेट में जलन सी हो रही, इसका मतलब इंडाइजेशन कॉज हो रहा है। क्यों, क्योंकि टू मच एसिड प्रोड्यूस हो गया है। उसको खाना चाहिए, उसको क्या चाहिए, खाना, उसको क्या चाहिए, बेस चाहिए। एसिड में जब तक बेस नहीं डालोगे वो शांत नहीं होगा। एसिड को न्यूट्रलाइज या शांत करने का तरीका क्या है, उसमें बेस ऐड करो। बेस अपन कैसे ऐड करते हैं, एंटासिड से। एंटासिड क्या है, माइल्ड बेस है, लाइक MgOH2। क्या हो गया ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पढ़ लिया अपन ने, ठीक है सर। फिर देखते हैं ब्लड पीएच। ब्लड पीएच क्या होती है, ब्लड का पीएच भी अपन देख चुके कि हाँ सर 3.4 होता है, 7.4 सॉरी 7.4 होता है सर ब्लड का पीएच, ठीक है। फिर टूथ डिके, ये भी देख लिया सर, 5.5 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखते हैं प्लांट एंड एनिमल के सर्वाइवल में पीएच का क्या रोल है। प्लांट एंड एनिमल के सर्वाइवल में देखो, प्लांट में देख लेते हैं सॉइल पीएच। जितने भी फार्मर्स होते हैं, अगर नहीं करते हैं, अगर आपके पास भी कोई खेती है, प्लीज उसका सॉइल टेस्ट करवाओ, उसका सॉइल टेस्ट करवाओ। आपको सॉइल टेस्ट से पता चलेगा कि आपका जो मिट्टी है उसमें सबसे बढ़िया प्लांट कौन सा लग सकता है, उसमें सबसे बढ़िया प्लांट कौन सा लग सकता है, क्योंकि हर एक प्लांट का एक पीएच ग्रोथ ऑप्टिमम होती है, ठीक है। सोचो व्हीट है, वो एक ही ऑप्टिमम मतलब एक ही रेंज में, कि भाई 4.4 से 4.6 के बीच के इस पीएच पे व्हीट अपना ग्रो करेगा। एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स नॉट अ करेक्ट वैल्यू, बट मैं बता रहा हूं कि इतने ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करेगी, तो भाई आपको पता चल जाएगा हाँ यार इस सॉइल में हम अगर ये बोएंगे तो क्या होगा, ज्यादा हमको उसका क्या मिलेगा, ज्यादा हमको उसका प्रोडक्ट मिलेगा, ज्यादा फाइनल प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा हमको। आ रही है बात समझ में। इसलिए सॉइल पीएच का सॉइल का पीएच टेस्ट होता है, वो जरूर करवाना है ना। फिर प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। क्या कह रहे हैं, प्लांट को जरूरत होती है एक पीएच रेंज की, स्पेसिफिक मतलब एक पार्टिकुलर, ठीक है, एक पार्टिकुलर पीएच रेंज की जरूरत होती है फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। एसिडिक सॉइल क्या होती है, पीएच ऑफ कोर्स एसिडिक,
एसिड क्या होता है, लेस देन 7, वही बात है, एसिडिक सॉइल क्या हो जाएगी, pH 7। जब वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है, जब वो ज्यादा एसिडिक होने लगती है तो उसको कैसे ट्रीट करा देते हैं अपन, चूने से। CaO क्या है, चूना है, क्विक लाइम, चूना, चूना, चूना डाल देते हैं उसमें, ठीक है, और सिलेक्ट लाइम या फिर चूने का वही पानी CaOH2, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द एसिड। एसिड को न्यूट्रलाइज करने क्या कर दे रहे हैं अपन, चूना डाल दे रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं। फिर एसिड रेन, एसिड रेन भी अपन पढ़ चुके हैं कि हाँ भाई एटमॉस्फेयर में अगर SO2 NO2 चला जाता है तो क्या हो जाता है, इसमें एसिड रेन, वो अपन देख चुके हैं पूरा मैकेनिज्म, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, सेल्फ डिफेंस देख लेते हैं कि भाई पीएच इन एवरीडे में सेल्फ डिफेंस कौन कौन करता है। ये जो देखो बी है, वास्प है, कौन कौन, बी है, वास्प है, बी और वास्प। देखो सबसे पहले ये देख लो कि बी स्टिंग, जब आपको बी काटती है, जो आपको झंझनाहट होती है, मधुमक्खी को ने तो सबको ही काटा होगा लगभग, नहीं काटा तो किसी को तो देखा ही होगा आपने, जब काटती है तो उसको बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होता है। क्यों दर्द हो रहा है, क्यों जलन हो रहा है, क्योंकि वो इंजेक्ट करती है एक एसिडिक लिक्विड को। किसको इंजेक्ट करती है, एसिडिक लिक्विड को। तो उसको अपन तुरंत क्या करना चाहिए, उस पर बेकिंग सोडा डाल देना चाहिए। अपन लोग चाबियां घिस रहे होते हैं, ठीक है भाई, उस पर बेकिंग सोडा तुरंत डाल देना चाहिए, क्या होगा, वो तुरंत ठीक होगा, ठीक है, तुरंत ठीक होगा। नेक्स्ट टाइम किसी को मधुमक्खी काटे तो क्या डालना, उस पर बेकिंग सोडा डाल देना। आई इतनी सी बात समझ में। इसमें देखो अपन एक चीज क्या देखते हैं, पहले अपन एक काम करते हैं, यहां पर देख लेते हैं बीजो वास्प। देखो क्योंकि यहां पे एक वर्ड आएगा वास्प, ठीक है, इसके लिए अपन देख लेते हैं बी और वास्प क्या होता है। एक बी होती है, एक होता है वास्प, ठीक है। अंतर क्या है इनमें, बी को जब आप देखोगे, यहां पर बना देता हूं, बी को अगर आप देखोगे एक राउंड शेप्ड दिखेगी, बी आपको क्या दिखेगी, राउंड शेप्ड दिखेगी, ठीक है, बी आपको क्या दिखेगी, राउंड शेप्ड दिखेगी, जबकि वास्प आपको लॉन्ग शेप्ड दिखेगी। वास्प आपको लॉन्ग शेप्ड दिखेगा, ठीक है। अब क्या और क्या अंतर है सर, कि हाँ ये बता दिए थोड़ा राउंडेड होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, थोड़ी एलोंगेटेड, एलोंगेटेड, ठीक है। फिर क्या आया, फिर ये जो होती है ये काय पे फीड करती है, फीड मतलब क्या खाती है, ये पोलन, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स खाती है, पोलन ग्रेन्स खाती है। नेक्टर, नेक्टर पीती है, सब क्या है सर, पोलन ग्रेन्स, नेक्टर। नेक्टर कुछ नहीं, नेक्टर क्या है, फूलों का रस, फ्लावर्स, फ्लावर्स नेक्टर, फूलों का रस, इसको क्या कहते हैं पर नेक्टर। पोलन ग्रेन्स क्या होता है, पोलन ग्रेन्स एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं, किसमें, किसके, प्लांट्स के, प्लांट्स के। ऐसा समझो पोलन ग्रेन्स को, ऐसा समझो कि जैसे मेल में स्पर्म्स होते हैं, मेल में स्पर्म्स होते हैं ह्यूमंस में, ऐसे ही प्लांट्स में, प्लांट्स के मेल स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स, और कुछ नहीं है। आई बात समझ में। देन जो वास्प है, वास्प काय पे फीड करती है, ये होती है कार्निवोरस। ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। इसका मतलब ये इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पे भी फीड करेंगे, पोलन ग्रेन्स भी खाएंगे, बट इंसेक्ट्स पे भी फीड करते हैं, ठीक है, दूसरे इंसेक्ट्स पे। जबकि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपने, ये सिर्फ पोलन ग्रेन्स और नेक्टर ही खाते हैं। आई बात समझ में, ये होता है अंतर बी और वास्प का। चलो ठीक है, तो जो बी होती है, बी का स्टिंग एसिडिक होता है, पर वास्प का स्टिंग क्या होता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा भाई, एसिड अगर एसिड जैसे हमारे बॉडी में आ रही थी, कैसे आ रही थी, बी के काटने से आ रही थी, तो उसको किससे ट्रीट कर रहे थे हम, बेस से ट्रीट कर रहे थे। अब जब यहाँ पे बेस आएगा हमारी बॉडी में इसके काटने से, इसके स्टिंग से, स्टिंग क्या होता है, डंक, स्टिंग क्या होता है यहाँ पे, स्टिंग मतलब डंक, उसमें लिख देता हूं डंक। स्टिंग क्या होता है, डंक। तो जब वास्प का डंक लगेगा हमको, जिसमें एल्कलाइन लिक्विड है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, माइल्ड एसिड से। माइल्ड एसिड मतलब, माइल्ड मतलब क्या होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है माइल्ड। माइल्ड मतलब थोड़ा कम, डाइल्यूटेड। माइल्ड एसिड से ट्रीट करेंगे, जैसे कि विनेगर। ठीक है, समझ में आया, इतनी बात आ गई समझ में। चलो दूसरा होता है एक नेटल स्टिंग। नेटल क्या होता है, नेटल होता है एक प्लांट। देखो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे तो अपन को पता चल गया
अच्छा नहीं लिखा है यहाँ पे, देखो मैं बता देता हूँ। ये जो एसिड होता है, 20 के स्टिंग में जो एसिड होता है वो होता है अपना मीथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड या फिर इसी को अपन कह देते हैं मीथेनोइक एसिड। ये सब याद करना है, सब याद करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, ये याद करना है कि भाई फॉर्मिक एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड होता है, ये सेम ही है, ठीक है, ये सेम ही है, ठीक है। कोई भी एक याद कर लो, फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड किस में होता है, 20 के स्टिंग में होता है। और किस में होता है, एंड्स में भी होता है, जो चींटी काटती है ना, चींटी काटती है ना, उसमें भी होता है, ठीक है। दो चीजें पता चली। फिर वॉस्प में एल्कलीन लिक्विड था, एल्कलीन लिक्विड मतलब कौन सा हो गया, MgOH2, ठीक है, ठीक है सर। फिर क्या कह रहे हैं, नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग में भी क्या होगा, मीथेनोइक एसिड, इसमें भी मीथेनोइक एसिड होगा। इसका मतलब अपन को क्या पता चल गया भाई, जो मीथेनोइक एसिड है, मीथेनोइक एसिड या फिर इसको क्या कह रहे हैं, फॉर्मिक एसिड, किस किस में है ये, एक तो बी में है, बी के स्टिंग में है, एंड्स में है और नेटल स्टिंग में है। अब नेटल क्या होता है सर, नेटल स्टिंग क्या है, नेटल क्या है, नेटल एक पौधा है, नेटल एक क्या है, एक पौधा है, नेटल एक क्या है, पौधा है, ठीक है। नेटल एक क्या है, कुछ नहीं है, पौधा है। नेटल एक पौधा है जो क्या करता है, उसके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको इट कॉजेज अ बर्निंग पेन। जैसे ही उसको क्या है, हाथ लगाते हो ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसका, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब बचने का तरीका होता है एक, क्या करता है वो, एक मीथेनोइक एसिड छोड़ देता है, ठीक है। क्या होता है, जिससे बर्निंग पेन लगने लगता है। भाई एसिड से क्या होगा, दर्द होगा ना, एसिड जब चुभता है, यहां भी एसिड से हो रहा था ना दर्द, बर्निंग सेंसेशन होता है। दिस इज ऑफन न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग द बेसिक सोप सैप ऑफ डॉग प्लांट। ये तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि हाँ, नेटल प्लांट की अगर बात हो, प्लांट में भी स्टिंग होता है, कौन सा, नेटल स्टिंग, कौन सा एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। एनिमल्स का पढ़ने यहाँ पे देख लिया, इंसेक्ट्स का। चलो अब देखो, अब आ जाते हैं अपन अपने एसिड और बेस पे, ठीक है। चलो अब आ गए अपन एसिड्स एंड बेसिस पे। एसिड्स और बेस अपन अब देखते हैं जल्दी से, ठीक है। एसिड्स एंड बेस, अभी तक अपन ने एसिड्स और बेस के पीएच पढ़ लिए। अब देखते हैं अंतर क्या होता है एसिड और बेस में। देखो टेस्ट में क्या अंतर होता है, ये सोर होते हैं, सोर मतलब खट्टे होते हैं। बेसिस क्या होते हैं, बिटर, बिटर मतलब कड़वा, ठीक है। ये क्या होते हैं, खट्टे, ये क्या होते हैं, कड़वे। एग्जाम्पल्स, लेमन, विनेगर, ये सब खट्टे होते हैं ना, लेमन जब अपन खाते हैं खट्टा लगता है ऑफकोर्स। बेकिंग सोडा या फिर सोप, ये सब क्या है, सोप गलती से कभी मुंह में चली जाती है ना अपने, तो क्या कड़वी कड़वी लगती है कि हाँ बेटा, चलो ठीक है। टच, कोरोसिव, कोरोजन अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। कोरोजन क्या होता है, जब कोई अपना मेटल रस्टिंग, जैसे मेटल को डिस्ट्रॉय होने लगता है, मेटल की अपर लेयर अगर डिस्ट्रॉय होने लगती है, उसको क्या कहते हैं, कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। एग्जाम्पल रस्टिंग, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल रस्टिंग। मतलब एसिड क्या है, कोरोजन कॉज करती है, एसिड क्या है, कोरोजन। पर जो बेस है वो क्या कॉज करता है, सोपी, स्लिपरी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एसिड को अगर छुओगे तो तुम्हें कोरोजन होगा, मतलब हाथ ऐसा लगेगा ऊपर ले जलने लगी है, पर बेस को छुओगे तो लगेगा स्लिप हो रही है, स्लिप हो रही है, सोप ही है, सोप टाइप की है, स्लिप हो रही है, ठीक है। फिर आयन रिलीज, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एसिड्स की डेफिनेशन ही वो है, एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो H+ आयन दे देती है, किसमें, वाटर में। आ रही है, एसिड्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपका H+ आयन रिलीज कर देते हैं, जो क्या कर देते हैं, H+ आयन रिलीज कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एसिड। और बेसिस क्या कहलाते हैं, जो आपके OH- आयन रिलीज कर देंगे। आई इतनी बात समझ में, क्या एसिड्स क्या होते हैं जो आपके H+ आयंस रिलीज कर देते हैं, बेसिस क्या होते हैं जो आपके OH- आयंस रिलीज कर देते हैं। बात आई समझ में, ये होता है आपका आयन रिलीज। चलो फिर दूसरा, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट अभी अपन वो देखेंगे, क्या कहते हैं, डायग्राम भी देख लो, यहां पे डायग्राम होगा, ये देखो लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में क्या होता है, दो पेपर होते हैं, ये पेपर है, ठीक है। ये एक ब्लू पेपर होता है तो उसको ब्लू लिटमस कह देंगे, ब्लू लिटमस टेस्ट। अगर रेड पेपर होगा, ये रेड कलर का पेपर है ना, ये क्या है,
रेड कलर का पेपर है ना, तो उसको क्या कहते हैं, रेड लिटमस टेस्ट। ये क्या हो जाएगा, रेड लिटमस टेस्ट। और ये क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस टेस्ट। ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहां पे लिटमस टेस्ट में कुछ नहीं होता है। समझो कि आपने एक सोल्यूशन लिया है, आपको पता करना है कि एसिड है या बेस है। आपको क्या पता करना है, एसिड है या बेस है। बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं पेपर की, ऐसे ऐसे छोटी छोटी पतली पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं पेपर की। उसको कुछ नहीं, देखो आप इतना सा बीकर लो, उसमें जो आपको सॉल्यूशन है आपके, जिसको आपको पता करनी है पीएच, अगर उसमें ब्लू कलर का आप ये ले रहे हो लिटमस पेपर, उसमें डाल रहे हो ब्लू कलर का लिटमस पेपर, इस पानी में सोल्यूशन में डाल रहे हो, अगर वो रेड हो जाता है, जैसे कि यहां देखो ये ब्लू कलर का था, ये रेड हो गया, नीचे देखो ये रेड हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया। अगर ये रेड हो गया है, इसमें आपको दिख नहीं होगा, अच्छे से कर देता हूं रेड। अगर ये क्या हो जाता है, अगर ये रेड हो जाता है, ठीक है, अगर ये पेपर रेड हो जाता है तो क्या हो जाता है, रेड होगा तो क्या हो जाएगा, ये एसिड। ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में बदल जाता है उस सॉल्यूशन में जाते ही, तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक कहलाएगा। वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। आई बात समझ में, क्या आई सर समझ में बात, कि अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर है, वो ऐसे सॉल्यूशन में जा रहा है, और सॉल्यूशन में जाते साथ अगर वो रेड हो जा रहा है, उतना एरिया देखो, इतना ही हुआ एरिया, इतना एरिया क्या हो गया इसका, रेड हो गया, नीचे वाला जितने में सॉल्यूशन में गया है। अगर ये रेड हो जाता है तो क्या शो कर रहा है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, ये शो कर रहा है वो। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है एसिड। क्या हो जाता है यहाँ पे, ये क्या लिखा है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है, और ये क्या, अगर आपका सॉल्यूशन कोई बेस है, बेस है तो उसमें क्या, रेड लिटमस पेपर लगेगा। रेड लिटमस पेपर जैसे ही आप उस सॉल्यूशन में डालोगे, क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको, सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, बेस है। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ठीक है, आ गई बात इतनी समझ में, ठीक है सर। फिर क्या, ये देखो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करा देता है, एसिड, और रेड लिटमस को कौन करवा देता है, ब्लू में, बेस। ठीक है, अपन इससे याद रखना, बार से, बार, बार मतलब ब्लू एसिड रेड, मतलब ब्लू कलर का लिटमस पेपर को एसिड करवा देता है रेड में कन्वर्ट, बस इतनी सी बात है। बार याद रखना, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ऑपोजिट है ना, ब्लू को रेड में करवा रहा कौन, एसिड, रेड को ब्लू में कौन करवा देगा, बेस। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो, HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, फिर सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक लिख लो एसिटिक एसिड का, CH3COOH। ठीक है, क्योंकि इसके अपन ने फॉर्मूला लिखे तो इसके भी लिख लो, CH3COH। ठीक है सर, फिर बेसिस के एग्जांपल देख लो, NaOH, KOH, NH4OH। ठीक है, वीक कौन सा है, NH4OH, स्ट्रॉन्ग कौन से है, NaOH, KOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स का क्या काम, क्या होता है, लिटमस पेपर क्या था, लिटमस टेस्ट जो था, जो लिटमस टेस्ट अपन ने किया, वो भी एक इंडिकेटर ही। लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई सब्सटेंस जो आपको बता दे कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, वो इंडिकेटर्स हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो इंडिकेटर्स हो जाते हैं। ठीक है सर, अब इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, एक लिटमस अपन ने पढ़ लिया। हाँ, लिटमस काय से बनता है, लिटमस किसके एक्सट्रैक्ट से बनता है, लाइकेन, लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से बनता है। लाइकेन क्या होता है सर, लाइकेन एक, देखो क्या बता देता हूं, इसमें थोड़ी थोड़ी बायो भी ऐड है, क्योंकि आपको एवरीडे लाइफ से एग्जांपल्स चाहिए ना, आपको एवरीडे लाइफ से एग्जांपल चाहिए, इसलिए यहां पे एक बायो का एलिमेंट आ जाता है। लाइकेन एक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब दो लोग मिलके साथ में जीवन व्यतीत करते हैं,
दो लोग मिलके क्या करते हैं, साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब कैसा साथ में व्यतीत करते हैं, मतलब एक के बिना दूसरे का जीवन अधूरा है। इसका मतलब अगर मैं हूं तो मैं किसी दूसरी चीज पे डिपेंड हूंगा। अगर मुझे खाना है तो मैं किसी पे खाने पे डिपेंड हो रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा और उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्यों, देख समझो मैं हूं, ठीक है, मैं हूं और रमेश है, समझते हैं, मैं हूं और रमेश है। रमेश मुझे खाना देगा, मैं उसको पानी दूंगा, ठीक है, मैं उसको पानी दूंगा, वो मुझे खाना देगा। तो हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि वो अलग से पानी नहीं ले सकता, मैं अलग से खाना नहीं ले सकता। समझो, मैं हूं, मैं सुयश हूं और है सामने रमेश, सामने रमेश भाई है। ये हमको क्या देते हैं भाई, फूड देते हैं। मैं उनको क्या देता हूं, वाटर देता हूं, ठीक है। ये वाटर नहीं बना सकते, ये क्या नहीं बना सकते, वाटर नहीं बना सकते, और हम क्या नहीं बना सकते, फूड नहीं बना सकते, ठीक है। हम क्या नहीं बना सकते, फूड नहीं बना सकते, ये वाटर नहीं बना सकते। तो हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कुछ ना कुछ चीज को लेके। तो हम लोगों में एक एसोसिएशन आ गया कि रमेश भाई मैं तुम्हें खाने दे दूंगा, तुम मुझे पानी दे देना। तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन आ गया हम लोगों में। क्या एसोसिएशन आ गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन आ गया, ठीक है। ऐसे लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किस किस के बीच का होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेन जो एसोसिएशन है किस किस के बीच होगा, फंजाई और एल्गी के बीच। कहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं अपन, लाइकेन, फंजाई और एल्गी, ये सब बायो वाली वो है क्या टर्म्स है, फंजाई और एल्गी। इन दोनों के बीच का क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन, लाइकेन जहां भी होता है, लाइकेन की एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि लाइकेन जहां भी होता है वो क्या बताता है, प्योरिटी बताता है। वो बताता है कि यहाँ पे पोल्यूशन ही नहीं। अगर लाइकेन एक जगह पे ग्रो हो रहा है, इसका मतलब वहां पे पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दिल्ली में तो ये ग्रो होगा नहीं, ठीक है। ऐसी जगह पे हो रहा होगा ग्रो जहां पे बिल्कुल ही पॉल्यूशन कम है, तो लाइकेन वहां ही ग्रो होता है, ठीक है। एक इंडिकेटर, ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। कौन से, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इसके एक्सट्रैक्ट से क्या बनता है, लिटमस पेपर। इसके एक्सट्रैक्ट से क्या बनता है, लिटमस पेपर, ठीक है सर। आ गई बात अब समझ में, आ गई समझ में। इसके एक्सट्रैक्ट से क्या बनता है, लिटमस पेपर बनता है, ठीक है सर। फिर क्या, एसिड को पता है ब्लू को रेड में कर देता है एसिड, और बेस रेड को ब्लू में कर देता है, ठीक है। न्यूट्रल पर्पल, वो छोड़ो हटाओ। फिर टर्मरिक देख लेते हैं भाई। टर्मरिक एक हल्दी वाला टेस्ट भी होता है, हल्दी वाला टेस्ट भी होता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, हल्दी वाला टेस्ट में देख लेते हैं क्या होता है। वो वाली इमेज, चलो ये वाली इमेज से देख लेते हैं। हाँ, ये वाली इमेज ही देख लेते हैं। क्या हो रहा है, अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है, वो हल्दी में क्या होगा, जब अपन ने एसिडिक सोल्यूशन लिया है, कोई एसिडिक सोल्यूशन लिया है, तो क्या होगा, उसका पीएच बिलो 7.4 अगर है तो येलो ही रहेगा, वो येलो ही रहेगा। सोल्यूशन रिमेन्स येलो, सोल्यूशन रिमेन्स येलो। या तो न्यूट्रल है या तो एसिडिक है, हल्का सा वैसा चलता है, हल्का सा 7.4 कह देते हैं, थोड़ा सा बेसिक कह रहा हूं। पर ये अपन मानते हैं कि अगर हल्दी का कलर पीला ही है, हल्दी का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एसिडिक है, एसिडिक है या तो न्यूट्रल है, ठीक है। और दूसरी चीज बेसिक, बेसिक के लिए क्या हो जाएगा, बेसिक के लिए द सॉल्यूशन चेंजेस टू अ डीप रेड और रेडिश ब्राउन। किस कलर का हो जाएगा, डीप रेड या रेडिश ब्राउन। यहां देखो पीएच ज्यादा है जब 7.4 से, तो डीप रेड हो गया, रेडिश ब्राउन टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है सर। फिर देखते हैं, यहां पे येलो ही रहता है, नो चेंज, यहां पे रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है सर। फिर फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन भी एक क्या है अपना इंडिकेटर है, वो पर सिंथेटिक इंडिकेटर है। मतलब सिंथेटिक मतलब मैन मेड, हमने बनाया है उसे, ये प्लांट से मिला हमको, ठीक है। टर्मरिक भी एक प्लांट से। फिनोप्थिलीन सिंथेटिक है, मैन मेड है, ठीक है। उसमें एसिड क्या होता है, कलरलेस बना देता है। फिनोप्थिलीन को क्या करता है, कलरलेस, ठीक है। पर बेस क्या करता है, उसको पिंक बना देता है। याद रखो, ये चीज अपन को याद करने की बहुत जरूरत है। क्या क्या, लिटमस क्या करता है, आपको रेड में बदल देता है, ब्लू को रेड में, लिटमस को, ठीक है। यहां बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा, ठीक है सर। टर्मरिक को येलो का येलो ही रहने देगा, कौन, एसिड,
ठीक है सर। बेस को रेडिश ब्राउन कर देगा, ठीक है सर। फिनोप्थिलीन भी कलरलेस ही रहता है, तो क्या होता है, एसिड उसको कलरलेस ही रहने देता है। बेस क्या करता है, उसको पिंक कर देता है, ठीक है। फिर मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होगा, ऑफकोर्स सर ऑरेंज कलर का होगा, नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। ये भी सिंथेटिक है। ये क्या करता है, एसिड जैसी डालेगा तो उसमें पिंक या रेड कलर का आ जाएगा, ठीक है, तो पिंकिश रेडिश होता है, ठीक है। और बेस क्या कर देगा, इसको येलो कलर का कर देगा, ठीक है सर। ये याद करना पड़ेगा, ये इसका कुछ नहीं है। अगर आपने स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट किया तो आपको दिखा होगा सामने से, ठीक है, पर इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा होता है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री मतलब, ऑल फैक्ट्री आप जहां भी सुनो, इसका मतलब होता है सूंघने की शक्ति, आपकी नोज से रिलेटेड होता है ऑल फैक्ट्री, सूंघने की शक्ति। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि भाई जो एसिड होगा वो स्मेल्स क्या करेगा, स्मेल्स रिमेन्स, मतलब जैसे अनियन है, आप अपने हाथ पे एक अनियन रगड़ लो, ठीक है, हाथ पे अनियन रगड़ लो, उसको सूंघोगे बहुत गंदी स्मेल आएगी। अगर आपने एसिड में डिप कर लिया हाथ, कोई भी नॉर्मल सिट्रस एसिड ले लो, नींबू रगड़ लो उसमें, ठीक है, तो क्या होगा, स्मेल रिमेन्स, अनियन की स्मेल ऐसे जाएगी नहीं। पर जब आप साबुन से धो लोगे, साबुन से धो लोगे, क्या हो जाएगा, स्मेल वैनिशेस, स्मेल वैनिश, वैनिश मतलब गायब, वैनिश मतलब गायब, जादूगर वैनिश कर देता है कोई चीज, गायब कर देता है, तो क्या हो जाती है, स्मेल वैनिश हो जाती है, किसकी वजह से, बेस की वजह से। तो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, समझ में आया इतनी बात, चलो ठीक है सर। फिर ये अपन ने पढ़ लिया है लिटमस पेपर पूरा कि हाँ सर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन कर देता है, एसिड कर देता है, रेड को ब्लू में कौन कर देता है, बेस कर देता है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। चलो फिर देखो, हाँ लिमिटेशन इसका क्या है, लिटमस पेपर इज अ क्विक टेस्ट टू डिटरमाइन इफ अ सॉल्यूशन इज अ एसिड और बेस बट इट कैन नॉट प्रोवाइड अ प्रिसाइज पीएच वैल्यू। क्या कह रहा है सर ये, कि भाई हाँ तुम्हें ये तो बता देगा सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है, पर एक प्रॉपर वैल्यू नहीं बताता कि हाँ इसकी 7.7 है कि 4.2 है कि 4.3, स्पेसिफिक के लिए नहीं है। ये बता देगा कि हाँ एसिड है कि बेस है, बट स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं बता पाता, ठीक है सर। फिर टर्मरिक वाटर देख लेते हैं एक बार। तो कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं कह रहे कि भाई वही बात हो रही है कि एसिड वाला, एसिड कोई चेंज नहीं करता है, पर बेस क्या कर देता है इसको, बेस कौन सा, रेडिश ब्राउन दे देता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बात हो रही है, अगर आपका ये रेडिश ब्राउन कलर जो आपको मिला है, अब आपको इसको वापस से उस येलो कलर में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी एसिड ऐड कर दो। क्या होगा, बेस और एसिड जब मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, आगे देखेंगे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है क्या है, फिर भी बता देता हूं। एक एसिड और एक बेस ले लोगे, इनको मिला दोगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, इसका मतलब कैंसल आउट हो गए। कैसा मतलब, एक तरफ आग ले लो, एक तरफ पानी ले लो, दोनों मिल गए, दोनों खत्म, दोनों का क्या अस्तित्व खत्म। समझ रहे हो, आग जलाने का काम नहीं कर रही है, अब पानी बुझाने का काम नहीं कर रहा है, दोनों को मिला दो, दोनों का अस्तित्व खत्म, मतलब न्यूट्रलाइज हो गए अब दोनों, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज चली गई, ठीक है। चलो ठीक है सर। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, तीन तरह से अपन इनको क्लासिफाई करते हैं। बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स मतलब कहां से आई है, दूसरा बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन, बेस्ड ऑन आयनाइजिंग कैपेबिलिटी, और शायद एक और है बेसिसिटी के, उस पर अपन देख लेंगे। चलो अभी देखते हैं बेस्ड ऑन सोर्स क्या कह रहा है। बेस्ड ऑन सोर्स में नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड्स, दो तरह की एसिड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोर्स में, कैसी, नेचुरल एसिड या मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड लाइक लेमन में मिलती है, लेमन जूस में मिलती है, कौन सी मिलती है भाई, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड हो गई। मिनरल एसिड क्या होती है, HCl H2SO4, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड, ये सब अपन डिटेल में ही देख लेते हैं सीधा, चलो आओ। हाँ कुछ यूजेस ऑफ एसिड देख लो, आई डोंट नो ये आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं उनको, ठीक है, लिख देता हूं। ये जो अपना ये है जो कार्बोनिक एसिड होता है, इनमें कार्बोनिक एसिड, क्या है ये, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, क्या है ये, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब क्या होता है सर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप फेंटा, ये जो फेंटा, लिम्का, ये कोको कोला है, जब इनको खोलते हो तो इसमें से फिज ऊपर आता है ना, फटके आता है ना, हवा ऊपर आती है, वो क्या है, CO2 है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है, ठीक है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किसमें होती है, बैटरी में, बैटरी में होती है, क्या पढ़ चुके अपन, क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है सर, आपको दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। फिर ये क्या होता है, टार्टरिक एसिड होती है, ठीक है। फिर ये क्या होती है अपनी, नाइट्रिक एसिड होती है। नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक एसिड होती है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में काम करती है। आ रही बात समझ में? क्या आ रही है अपन को बात समझ में कि भैया कार्बोनिक एसिड काय में होगी? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होगी। सल्फ्यूरिक एसिड काय में होगी? बैटरीज में होगी। ये क्या है? टार्टरिक एसिड। ये क्या है? टार्टरिक एसिड। यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? टार्टरिक एसिड काय में होती है? वाइन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। क्या? टार्टरिक एसिड। ये सब आपको डेली एग्जांपल्स आ सकते हैं भाई, अच्छे से याद कर लो। क्या? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, वाइन मैन्युफैक्चरिंग में टार्टरिक एसिड। फिर ये क्या है? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में क्या? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड काय में? फर्टिलाइजर्स में। आपको क्या है, देखो एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्या कहते हैं मोल्स पढ़ाइए इंपॉर्टेंट, भाई इनमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्सेप्चुअल, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का नहीं है, इसमें आपके फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स हैं आपको डेली यूज में, भाई इसमें इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती है आपकी कि हाँ हमें ये सब पता है। ये आपका एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये जो आपको छोटे छोटे चैप्टर्स लगते हैं, ये जो एसिड्स बेस ऐसे लगते हैं कि अरे यार इसमें तो डेली यूज की बात हो रही है, थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो जाती है, बाकी तो डेली यूज की नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कम्स इन योर एग्जाम। ये आपके डेली के ही चीजें आती हैं, आपके इंटेलेक्चुअली ही टेस्ट हो रहा है आपका। वो उनको वहां कुछ नहीं करना है मोल्स से। मोल्स के क्या करोगे आप? मोल्स जान के कितना मोलर आपको ये मिलाना है, HCl किस में मिलाना है, उससे आप क्या करोगे? जब आपको यही नहीं पता कि यार हमारे एस्पाइरिन जो होती है, जो दर्द की दवाई होती है, एस्पाइरिन कहलाती है। वो क्या? दर्द की दवाई क्या कहलाती है? एस्पाइरिन। उसमें क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है। यही नहीं पता आपको तो क्या करोगे फिर? समझ रहे हैं आप? तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस कैन कम इन योर एग्जाम। समझो मेरी बात को, इसके चांसेस ज्यादा है आने के। ये आपका नंबर गेनर है यार, यही आपको नंबर दिला देगा। अगर आपको इतना याद है कि हाँ भाई एस्पाइरिन में सैलिसिलिक एसिड है, बस आपको कोई कॉन्सेप्ट भी याद नहीं करना कि अरे मोल्स को ऐसे लिखते हैं, मोल्स का फॉर्मूला ये है, मोल्स को किस में लिखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात दूर है, अभी इनऑर्गेनिक में सोचो कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं और कितनी जल्दी आपको नंबर मिल जाएंगे इसमें। बस आपको याद रखना है क्या? एस्पाइरिन में सैलिसिलिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड क्या करता है? वाइन मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। डाइजेस्टिव जूसेस में कौन सा एसिड होता है? HCl होता है। H2SO4 बैटरी में होता है। ये सब आपको याद करना है बस। इसमें क्या हो गया? डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता ही है। फिर ये क्या है? विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COH। ठीक है सर। फिर सिट्रस फ्रूट्स, ये क्या है? सिट्रस फ्रूट्स में बता चुका हूं, सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है सर। फिर क्या है? एसिड यूज्ड इन ट्यूब्स, ये कुछ नहीं। ठीक है, ये छोड़ दो, इतना अपन को याद करना है। ठीक है, ठीक है सर। फिर आओ देखते हैं हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सोर्स पे देख रहे थे, पहला था ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा था मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब नेचुरल। ठीक है, इसमें क्या है? ऐसे एसिड्स डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से ऐसे एसिड्स निकले हैं। ठीक है, दे नेचुरली कंटेन कार्बन। ऑफ कोर्स कार्बन डेटिंग हम क्यों करते हैं? कार्बन डेटिंग हम किस पे करते हैं? क्या यूज होता है कार्बन डेटिंग का? फॉसिल्स पता करने, लाइक पैलेंटियोलॉजी में काम आती है। पैलेंटियोलॉजी क्या हो गया? फॉसिल्स। इसका मतलब जब आपको अगर पता करना है कि ये चीज कितने टाइम पहले आई थी, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग मेथड यूज होती है, कितने समय पहले थी ये। ठीक है, तो कार्बन कंटेन होता है काय में? प्लांट्स या एनिमल्स में, तो उनकी एसिड्स में। आ रही बात समझ में? ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं ऐसे एसिड्स हैं जो डिराइव काय से किए गए हैं? लिविंग थिंग से डिराइव किए गए। ठीक है सर, एग्जांपल देख लो। एसिटिक एसिड विनेगर से, ये अपना मिथेनोइक एसिड स्टिंग से, एंट के स्टिंग से, बी के स्टिंग से। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से। लैक्टिक एसिड दूध से। टार्टरिक एसिड टैमरिंड से, ग्रेप से। टैमरिंड क्या है? टैमरिंड क्या है? इमली। टैमरिंड क्या होती है? इमली। आधी बात समझ में? ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे? जो कहां से ड्राइव हुए? लिविंग थिंग से। बात सिंपल सी है, एग्जांपल इतने सारे हैं आपके पास। फिर दूसरी चीज, मिनरल एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स कहां से ड्राइव होते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स, मतलब अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन से अपन को मिले हैं, ऐसे मिनरल्स से मिले हैं ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, दे जनरली डू नॉट कंटेन कार्बन। इसमें कार्बन नहीं होते। यहां देखो, यहां कार्बन था, हाँ सर कार्बन था। यहां कार्बन, हाँ सर कार्बन था। फिर लैक्टिक एसिड में भी कार्बन होता है, टार्टरिक एसिड में भी कार्बन होता है। ठीक है, फिर जब मिनरल एसिड देखेंगे तो एग्जांपल क्या है? HCl,
ठीक है सर, HNO3, H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आपको दो डेफिनेशन समझ में आ गई क्या क्या, कि भाई ऑर्गेनिक एसिड में कौन से एसिड्स होते हैं जो कहां से ड्राइव हुए हैं, लिविंग थिंग से, और अनऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड्स होते हैं जो कहां से ड्राइव हुए हैं भाई, अपने अर्थ क्रस्ट से या फिर मिनरल से, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ के आ जाइए, नहीं पढ़ना है वहां पे भी तो यहां पे ही दिखा देता हूं मैं, ठीक है। मेरा तो कर्तव्य है दिखाने का, तो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। आयनाइजेशन क्या होता है, चलो यहां पे देखते हैं अपन कि आयनाइजेशन क्या होता है। देखो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन इसका मतलब आयंस का फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आयंस का फॉर्मेशन। आयंस बनेंगे, कैसे बनेंगे भाई, आयंस जब बनेंगे जब आप उसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे, जब आप उसको क्या करोगे, पानी में डिसॉल्व कर दोगे। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है सर। HCl को जैसे ही आप पानी में डालते हो, किस में डालते हो, पानी में डालते हो, तो क्या होता है, ये जो H है और Cl है ये डिसोसिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। H प्लस में हो जाएगा, Cl माइनस में हो जाएगा, ये एक आयन बन गया, ये दूसरा आयन बन गया, बस और कुछ नहीं है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या है, पानी में डिसोसिएट होते ही किसी का टूट जाना, पानी में डिसॉल्व होते ही किसी का डिसोसिएट हो जाना या टूट जाना, वो क्या है, आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या कहलाता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो कहलाता है कैटायन, इसमें नेगेटिव चार्ज है वो क्या कहलाता है, अपना एनायन। आई इतनी बात समझ में, आयनाइजेशन क्या होता है, ठीक है सर। तो क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब कितनी जल्दी आयनाइज हो जाते हैं, कितनी जल्दी ये टूट रहे हैं, कितनी जल्दी ये आपस में टूट जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, एक स्ट्रेंथ। उनकी क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ पे। इसका मतलब सर स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होंगे, जो जल्दी आयनाइज हो जाएंगे। थोड़े से विघ्न आ गए फिर से, कोई बात नहीं, पर एज आई सेड अर्लियर आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वही देखेंगे अपन। क्या हो रहा था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में अपन ने यही देखा, क्या देखा कि भाई आयनाइजेशन, आयंस का फॉर्मेशन जितने ज्यादा, यहां पे अपन क्या देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होगा, एसिड्स जो आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब ऐसे एसिड्स पूरी तरह से आयनाइज हो जाए, पूरी तरह से आयनाइज हो जाए मतलब पूरी तरह से टूट जाए आपस में। जैसे HCl है, तो HCl आप कितना ही डालो, H प्लस और Cl माइनस में वो हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, वैसे एसिड्स क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है सर। 100% जो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है सर। काय में एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वस मतलब H2O के सॉल्यूशन में, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या होती है फिर, H2SO4, क्या होती है दूसरी चीज, H2SO4, ठीक है। H2SO4 हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 हो गया, HBr, H2SO4 काय में टूट जाएगा, H प्लस में टूट जाएगा, SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। फिर HNO3, ये भी H प्लस NO3 माइनस में टूट जाएगा, HBr H प्लस Br माइनस में टूट जाएगा, समझ रही है। 100% मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे पानी में, ये कह रहा है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो वीक एसिड है, वीक एसिड क्या होंगे, ऐसे एसिड्स दैट आयनाइज ओनली पार्शियली, पार्शियली मतलब कम कम, आधे आधे, हाफ हाफ, पार्शियली मतलब कम, लेस देन 100%, जो क्या होते हैं, आयनाइज तो होते हैं पर अच्छी तरह से नहीं होते, पूरी तरह से नहीं होते। मतलब कहो मैंने 4 मॉलिक्यूल्स डाले, 3 ही मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं आयनाइज, ये मतलब है इसका। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या दिख रहा है, CH3COOH, मतलब काय में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, CH3 प्लस COOH, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसमें तो होगा पर क्या होगा, पार्शियली होगा, कम होगा। एग्जांपल्स क्या है वीक एसिड के, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, CN क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली कंसीडर्ड वीक एसिड, क्या कह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्या है ऑर्गेनिक एसिड, जो लिविंग बीइंग से बने होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, जनरली कंसीडर्ड वीक एसिड्स माने जाते हैं उनको। क्यों भाई, भाई लिविंग, हमें भी तो जीना है यार। हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे अंदर H2SO4 पूरे शरीर में हो जाएगा तो भाई हम पिघल नहीं जाएंगे। HCl जब हमारे पेट में रहता है तो बताओ, अच्छा सोचो, HCl
इकलौता ऐसा एसिड है जो इतना तेज रहता है और हमारे पेट में रहता है। कैसे हम बचे रहते हैं उससे, कैसे बचे रहते हैं भाई? ऐसे बचे रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर का, देखो यहाँ पे ये जो हमारा पेट है, ठीक है, ये जो हमारा पेट है, तो इधर रहता है HCl 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 प्रोड्यूस होगा, और ये जो लेयर दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है, ये लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। ये बहुत मोटी लेयर होती है, आपको ये HCl को जलाने नहीं देती थी अपना शरीर, वरना इतना स्ट्रॉन्ग 1.2 pH 1.2 pH का अगर अपने ऊपर एसिड गिर जाएगा ना, तो अपना सीधा ऐसे निकलेगा, यहां से जा रहा है तो यहां से निकल जाएगा, आर पार हो जाएगा शरीर के, समझ रहे हो? ऐसा इतना तेज एसिड होता है HCl। पर क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि म्यूकस की मेम्ब्रेन लगी हुई है, मोटी परत है, एक मोटी परत है पेट में, जो उसको क्या करती है? उसको बचाती है। किसको? पेट को बचाती है, HCl को काम करने से रोकती है, ठीक है। चलो फिर ये अपन को समझ में आ गया, जनरली ऑल ऑर्गेनिक्स आर कंसिडर्ड वीक एसिड, ठीक है सर। देन वही लिस्ट देख लो एक बार, HCl क्या कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हो गए, और वीक एसिड कौन कौन से हो गए? HCl, ठीक है सर, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक, परक्लोरिक, क्लोरिक। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको? देखो भाई, HCl HNO3 H2SO4 ये तीन तो रटना ही है, कुछ ये भी रट लो, HBr। Br क्या होता है? ब्रोमीन। कहाँ मिलता है भाई? कौन से उसमें होता है? पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप एलिमेंट, 17th ग्रुप एलिमेंट क्या कहते हैं उनको? हेलोजेंस कहते हैं, हेलोजन। आई हाइड्रोआयोडिक, आयोडीन कहाँ मिलता है? 17th ग्रुप में मिलता है। इसका मतलब क्या सर? हमने देखो यहाँ पे दिखाते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे दिखा देता हूँ। 17th ग्रुप होता है, जो अपना 17th ग्रुप होता है, उसमें क्या रहता है? क्या रहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रहता है। अपन को इधर से क्या पता चला? F को अगर हटा दे अपन, F भी मान लो, पर HF क्या है? कम रिएक्ट करते हैं। H और F आपस में बहुत रेयर रिएक्ट करते हैं, कम रिएक्ट करते हैं। स्टिल मान लो जो HF बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, HCl जो बनेगा वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही, देखा है अपन ने। HBr, हाँ भाई ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। HI ये भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझ में आ रहा है? 17th ग्रुप वाले बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स बना रहे हैं। आई इतनी बात समझ में? ठीक है सर। फिर वीक एसिड देख लो, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरस। देखो सल्फ्यूरस, यहां क्या था? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, H2SO4 H2SO3, अंतर देखना, अंतर क्या है? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही आप अंतर देखोगे एक जगह, कहां पे? एक अंतर देखते हो फेरस और फेरिक में, फेरस +3 फेरिक, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे रुक जाओ, यहां पे फेरस +2 फेरिक +3 ऐसा रहता है, ठीक है। तो फेरस और फेरिक में यही अंतर होता है बस, कि भाई फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे, फॉस्फोरस एसिड भी होता है, ठीक है। पर यहां देखो फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड यहाँ है, नाइट्रस एसिड यहाँ है। देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, नाइट्रस एसिड वीक, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, सल्फ्यूरस एसिड जिसमें रस है, रस, नाइट्रस, सल्फ्यूरस, वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। फिर बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये अपन को पता है। फॉर्मिक एसिड क्या था? मिथेनोइक एसिड। काय में मिल रहा था? एंड के स्ट्रिंग में, बी के स्ट्रिंग में, ठीक है। चलो सर, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिसिटी। बेसिसिटी पे बेस्ड है कुछ क्लासिफिकेशन। बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया सर? बेसिसिटी का मतलब क्या होती है भाई? बेसिसिटी नंबर ऑफ नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयंस दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कैन डोनेट। इसका मतलब क्या हो गया? एक एक्वस सॉल्यूशन है H2O, सॉल्यूशन में जब अपन ने एसिड डाला, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं HCl, HCl डाला जब अपन ने, तो किस किस में डिसोसिएट होगा? H+ और Cl- में। तो क्या कह रहे हैं? H+ आयंस जो डोनेट कर सकता है एक एसिड, कितने H+ आयंस एक एसिड डोनेट कर सकता है, उसको क्या कहेंगे अपन? उसकी बेसिसिटी। क्या कहेंगे उसको अपन? उसकी बेसिसिटी।
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस क्या कहलाएगा, उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। ठीक है सर। फॉर एग्जांपल मोनोबेसिक एसिड्स, मोनोबेसिक मतलब मोनो से क्या समझ में आ रहा, सिंगल, वन H बस हो रहा होगा, डोनेट 1H। एग्जांपल HCl, भाई यहाँ पे एक ही H है तो एक ही करेगा। HNO3 कितने H है, 1H है, एक ही डोनेट करेगा। यहाँ पे कितने H है, यहाँ पर ये देखो 3 और एक 4 H है, पर क्या हो रहा है, CH3 प्लस COOH माइनस कितना देगा, एक ही देगा, एक ही H देगा। ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, एक ही H देगा। ये याद रखना, ये एग्जांपल है, अच्छे से याद रख लो। CH3COH कितना देता है, H, एक ही देता है H। ठीक है, ये नहीं उस पर नहीं जाना कि अरे यहाँ तो 4 H है। ठीक है, फिर डाई बेसिक, डाई मतलब 2 H प्लस डोनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, दो हैं कितने, H कितने हैं, 2, H2CO3, H2C2O4। ठीक है, फिर ट्राई बेसिक 3H प्लस डोनेट कर देगा। फॉर एग्जांपल H3PO4, H3ASO4। इसमें से क्या क्या याद करना मैं बता देता हूं भाई। मोनो बेसिक में अपन को याद करना HCl, HNO3, ये तो दिखता है आपको कि हाँ भाई H है। देखो आपको सवाल में कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई मोनो एसिड, आपको सवाल में कोई ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई मोनो एसिड बताओ, कि हाँ मोनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं वो नाम बताओ। ठीक है, आपको तो आएगा ऑप्शंस कि यार मोनो बेसिक्स में ये 4 ऑप्शन दिए कौन कौन से। तो आपको पहले अगर ये दिखेंगे तो ये तो दिख ही जाएंगे कि HCl में एक ही H है तो हाँ, HNO3 में एक H है तो हाँ, फिर CH3COH एक याद करने वाली चीज है कि हाँ ये अपन को याद करना है। ठीक है, डाई बेसिक की बात जब आ जाती है तो H2SO4, 2 दिख रहे हैं ऐसे, H, हाँ सर ये तो 2 हैं तो 2 ही होंगे। H2CO3, ये 2 दिख रहे हैं तो 2 ही होंगे। ठीक है, H2C2O4, यहाँ भी 2 H है तो ये भी डाई बेसिक ही होगा। समझ, ये बेसिक है, ये आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, इसमें कुछ रटने वाली बात ही नहीं है। दिख रहा है ये तो कि भाई 2 H है तो 2 ही देगा ना। आपको ये याद करने की चीज है कि हाँ CH3COH यहाँ पे एक ही देगा। फिर देन 3 वाला भी देख लो, H3PO4, भाई 3H लिखा ही है, H3 तो क्या होगा, ट्राई बेसिक हो जाएगा। आ रही बात समझ। फिर ये क्या है, H3ASO4, याद करना नहीं है अपन को, दिख रहा है, ये दिख रहा है, याद नहीं करना है अपन को कुछ। ठीक है, ये काय की स्लाइड आ गई है, चलो हटाओ। फिर क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, काय के बेसिस पे, कंसंट्रेशन। दिस मेजर्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एसिड वर्सेस वाटर इन अ सॉल्यूशन। इसका मतलब कंसंट्रेशन डाइल्यूट में पहले बताया था कि नहीं, क्या बोल रहा था, कंसंट्रेशन क्या होगा, जब आप उसमें पानी मात्रा बिल्कुल ही कम रखो, 0 रखो लगभग, तो क्या बहुत ही कंसंट्रेटेड कहलाएगी वो चीज। अगर उसमें पानी डाल दिया तो क्या होगी, डाइल्यूट कहलाएगी। ठीक है, अरे शक्कर का शीरा भी है ना, शीरे में भी तुम पानी डाल दोगे तो क्या डाइल्यूट हो जाएगा। कंसंट्रेटेड कब कहलाएगा, जब वो शक्कर के पानी में सिर्फ शक्कर और पानी हो, शक्कर 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 ज्यादा हो, पानी 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 कम हो, तो बहुत कंसंट्रेटेड गाढ़ा शीरा बनेगा। ठीक है, चलो। कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन्स अ हाई परसेंट ऑफ एसिड एंड अ वेरी लो परसेंटेज ऑफ वाटर। वही बता रहा था मैं कि हाँ भाई हाई परसेंट हो जाएगा एसिड का, कम हो जाएगा पानी। यहां देख लो, कंसंट्रेटेड H2SO4 टिपिकली 98% एसिड रहता है, 2% क्या रहता है, H2SO4। क्या कह रहा है, 98% एसिड मतलब 98% एसिड रहता है, 2% क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक है सर, डाइल्यूट एसिड देख लेते हैं। डाइल्यूट एसिड में लो परसेंटेज ऑफ एसिड, ज्यादा पानी, कम क्या एसिड। डाइल्यूट HNO3 की बात कर रहे हैं। ऑफन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड केयरफुली टू द वाटर। क्या कह रहे हैं, एसिड मिलाया जाता है पानी में। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, ये चीज कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक, क्या एसिड मिलाया जाता है पानी में। अगर आप बताओ आपको कोई चीज को डाइल्यूट करना है, ठीक है, किसी चीज को डाइल्यूट करना है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, शराबियों की बात करते हैं। शराबी लोग जब शराब को डाइल्यूट करते हैं कि हाँ यार बहुत ज्यादा उनको चुभती है, वो कहते हैं पीने में वो लगती है, बिटर लगती है, कड़वी लगती है, तो क्या करते हैं कि यार पानी मिला लेते हैं इसमें। तो क्या करते हैं, वो शराब में पानी मिलाते हैं। पर यहां क्या कह रहे हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं, वाटर में एसिड डाल रहे हैं, पानी में एसिड डाल रहे हैं। पानी में एसिड क्यों डाल रहे हैं भाई, अगर एसिड को हमें क्या करना है, एसिड अगर कंसंट्रेटेड है, इसको हमें डाइल्यूट करना है तो पानी को मिलाना पड़ेगा ना, पानी मिलाना चाहिए इसमें। पर ये कह रहे हैं एसिड मिलाओ पानी में, क्यों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, देखो ये, यू मस्ट एड एसिड टू वाटर एंड नेवर द अदर वे अराउंड। मतलब एसिड ही मिलाना चाहिए आपको पानी में, पानी को एसिड में नहीं।
क्या होगा पानी को एसिड में मिलाने से? देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एसिड टू वाटर सही है, पर जैसे आपने वाटर डाला एसिड में, देखो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक एनर्जी निकलेगी, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब बाहर, एक्सो, जहां भी एक्सो लिखा हो उसका मतलब क्या होता है? एग्जिट। एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर, बाहर। थर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, बहुत सारी हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। क्या होता है? बिकॉज डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिससे रिलीज होती है एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। भाई ब्लास्ट होने की संभावना है। वो जैसे ही आप उसमें पानी डालोगे, पानी डालो, पानी मुंह पे आएगा, पूरा छींटा आएगा पानी का, एसिड का, समझ रहे हो? If you add water to acid, the small volume of water will be surrounded by the much larger volume of acid. क्या कह रहा है? जैसे आपने पानी मिलाया, यहाँ इसकी बात कर रहा है, जैसे आप पानी मिलाते हो एसिड में, तो भाई एसिड ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, तो क्या कह रहा है? लार्जर वॉल्यूम ऑफ एसिड में स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला रहे हो, कम पानी मिलाओ। पहले शुरू में तो थोड़ा ही जाएगा ना, डायरेक्ट तो ढोल नहीं दोगे, थोड़ा सा जैसे ही जाएगा, क्या होगा? विच कैन कॉज द डेंजरस हॉट एसिड सॉल्यूशन टू स्प्लैश आउट ऑफ द वाटर। पानी उछल के आएगा, उछल के पानी आएगा बाहर, और एसिड भी इसके साथ में, ठीक है, उछल के आएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ही हीट वाली प्रोसेस है। भाई ज्यादा एसिड और कम पानी जैसे ही मिलेगा, बहुत ऐसा लगेगा हीट हो गई, बहुत ज्यादा तेज, हाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। बाय एडिंग द एसिड स्लोली टू द वाटर, अगर आप ज्यादा पानी में थोड़ा थोड़ा करके एसिड मिलाओगे, स्लोली मतलब बूंद बूंद कह रहा है, बिल्कुल बूंद बूंद। जब हम लोग लैब्स में मिलाते थे ना, तो एक बीकर रहता था, और ये एसिड है, ये पानी है, ऐसे ऐसे करके करते थे, बिल्कुल कोने में लगा के, ड्रिप ड्रिप। कैसा? ये अगर वाटर है, ये अगर क्या है, वाटर है, और हम एसिड डाल रहे हैं इसमें, तो कैसा? ऐसा ऐसा डालते थे, एक एक बूंद, यहां ऐसे कोने से, वो भी कोने से आता था एक एक बूंद, कि भाई आराम आराम से जाए एसिड। समझ में आ रहा है? तो क्या होता था? बाय एडिंग द एसिड स्लोली टू द वाटर, द वाटर्स लार्ज वॉल्यूम कैन एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट द हीट। क्या होता है? पानी ज्यादा होने की वजह से हीट सोख लेता है वो, कि हाँ इतनी अब हम हीट सब में फैला देंगे। थोड़ा सा पानी सहन नहीं कर पाता, इतनी सारी हीट कहां डिसिपेट करेगा? डिसिपेट मतलब ये क्या लिखा? डिसिपेट मतलब फैला देना, फैला देना आसपास। तो इतनी सारी हीट डिसिपेट कर देता है, मेकिंग द प्रोसेस मच सेफर। बस इतनी सी बात है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या कह रहा है? हाँ, वही एक्सोथर्मिक वाली बात हो रही है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अ कंसंट्रेटेड एंड विद वाटर जनरेट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जब आप वाटर को एसिड में डायरेक्ट डाल देते हो। तो हीट और स्प्लैशिंग व्हेन वाटर, वही बात कर रहा है, हीट पैदा होगी। स्प्लैश, स्प्लैश मतलब क्या? छींटे, एकदम से छींटे आएंगे उसके, स्प्लैश होगा, ठीक है। और इसमें सीवियर बर्न्स हो सकते हैं, जल सकते हो आप, ठीक है। हीट डिसिपेशन, ये भी समझ लिए कि हाँ डिसिपेट हो जाएगी हीट। क्या है? में लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा तो क्या हो जाएगी? हीट डिसिपेट हो जाएगी, मतलब आपस में फैल जाएगी। यहाँ अगर आया है एसिड, तो इस सब में वो फैला देगा, हीट फैला देगा। इतना सारा पानी है आपके पास, यहाँ पानी इतना सा था, ठीक है। सेफ्टी बता दिया है कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। चलो आ गई बात समझ में। अब एक और चीज देख लो, वी डू नॉट कीप सोर सब्सटेंसेस इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई? क्या होगा यहाँ पे? ब्रास एंड कॉपर वेसल। ब्रास एंड कॉपर वेसल्स क्या होता है? कॉपर तो चलो अपन को पता है, तांबे का बर्तन। ब्रास क्या हो जाएगा? ब्रास एक एलॉय है। कैसे बनता है? कॉपर और जिंक के मिक्सचर से क्या बनता है? एक एलॉय है। क्या है? ब्रास एक एलॉय है। किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। अपन पढ़ चुके हैं, स्टिल मैं फिर से बता रहा हूं कि ब्रास कैसे बनता है? कॉपर एंड जिंक से। क्या होता है? अपन को सोर सब्सटेंस, सोर मतलब खट्टे सब्सटेंस नहीं डालना चाहिए किसमें? इन वेसल्स में। क्यों? क्योंकि खट्टे सब्सटेंस में अपन ने क्या देखा था? एसिड। क्या है? एसिड की प्रॉपर्टी थी ना सोर, सोर होना। क्या होता है? जब खट्टा सब्सटेंस अपन इनमें डालते हैं, इनमें डाला तो ये कोरोड हो जाती है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती? कोरोजन। पढ़ा था ये भी अपन ने शुरू में, अभी पढ़ा था कि नहीं, कि भाई एसिड क्या करता है? कोरोसिव नेचर का होता है, कोरोजन कॉज करता है। उससे क्या हो जाएगा? जैसे ही कोरोड किया, क्या बन जाता है? एक क्रिएशन ऑफ हार्मफुल कॉपर और ब्रास सॉल्ट्स। हार्मफुल कॉपर और ब्रास के सॉल्ट्स बन जाएंगे, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? फूड पॉइजनिंग। आई समझ में बात?
क्या है, दही वही को आपको काय में नहीं रखना चाहिए, कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, तांबे के बर्तन में, ये सब ब्रास के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है वो इनको कोरोड करता है। कोरोड करने की वजह से क्या बन जाएगा, कॉपर और ब्रास के सॉल्ट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सॉल्ट्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। आई बात समझ में? कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं? कॉपर एसीटेट बन सकता है, कॉपर सल्फेट बन सकता है, CuSO4, ठीक है, ये सब बन सकता है। आई बात समझ में? चलो फिर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई अब एसिड की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, अब अच्छे ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की? जैसे ही एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। क्या करता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। कैसे भाई? देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, एसिड ले लो आप H2SO4, मेटल ले लिया आपने जिंक, जैसे ही ये आपस में जिंक ले लिया प्लस H2SO4 ले लिया, ठीक है, क्या होगा? जिंक चला जाएगा सेम रिएक्ट करने, SO4 के साथ रिएक्ट करने, क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस क्या बचा यहाँ पे? H2 बचा बस, है ना, इसके साथ इसने रिएक्ट कर लिया, प्लस H2 गैस निकल जाती है। ये कह रहा है बस। क्या समझ में आया? एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्या निकाल देता है? हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। क्या निकाल देता है? हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, ठीक है सर। फिर रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके, फॉर एग्जांपल देखो एसिड कार्बोनेट्स के साथ जब मिला तो क्या सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। क्या निकाल दिया? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। एग्जांपल देख लो इसका, कहां लिखा था? यहां पे एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं पर Na2CO3 ले लेते हैं। ये मेटल है, Na क्या है? मेटल है, उसका कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा कौन? HCl को करवा देते हैं, HCl को करवा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। या इसको काम करते तोड़ के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे Na है, सोडियम है, कितने? 2 सोडियम है, ठीक है। कार्बोनेट 3, मतलब कार्बन है 3, ऑक्सीजन है, कार्बन है 1, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है सर। अब यहाँ HCl मतलब एक H है और एक Cl है, ठीक है सर। फिर क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट क्या होता है? NaCl, ये Na गया, एक Cl चला गया यहां से, ठीक है सर। फिर क्या? H2O बन जाएगा, H और 2O, 2H और 1O, 2H और 1O, ठीक है, 2H और 1O। इसका मतलब 1O ये वाला चला गया, ठीक है, 2H और 1O चला गया, ठीक है सर। फिर क्या बचा? CO2, क्या बचा? CO2, 2 और बचे थे, ठीक है। अब ये नहीं कहना सर 2H कहां से आ गया, यहाँ एक Na कहां गया, वो बैलेंस करनी पड़ती है, इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। इफ यू विल बैलेंस द इक्वेशन इट विल बी लाइक, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन यहाँ पे 2 आ जाएगा, बैलेंस होगी इक्वेशन। अब वही बैलेंस देखो, यहाँ 2 की वजह से क्या हो गया? 2H आ गए, यहाँ 2 की वजह से क्या हो गया? 2 Na आ गए, ठीक है। बैलेंसिंग होती है इक्वेशन, पर इतना ध्यान नहीं दो। ध्यान क्या देना अपन को? मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके कौन? एसिड क्या निकाल देता है बाहर? CO2 निकाल देता है। 2 चीजें आई समझ में। H2 कब निकालता है? जब मेटल के साथ रिएक्ट करे, और CO2 कब निकालते हैं? जब मेटल के कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे या फिर बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे। बाइकार्बोनेट मतलब देखो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या अंतर है? कार्बोनेट मतलब Na2CO3, मतलब यहां CO3 रहता है डायरेक्ट, और बाइकार्बोनेट NaHCO3, मतलब बाइकार्बोनेट मतलब H आ गया बीच में, देख रहे हो, H आ गया बीच में, तो ये बाइकार्बोनेट हो गया। अंतर इतना रहता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में, ठीक है सर। फिर देखते हैं अपन, फिर क्या है यहाँ पे? हाँ देखो, एक चीज है यहाँ पे, ये रिएक्शन जो हुआ है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला, उसमें एक टेस्ट रहता है कि यार ये रिएक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि H2 तो देखो, H2 गैस जो यहां बनी थी एक पॉप साउंड देती है। कौन सा साउंड देती है? पॉप साउंड। पॉप साउंड मतलब ऐसा साउंड देती है, ऐसा फटने का, बिल्कुल छोटे छोटे पॉप्स। अगर आपने किसी ने फोड़े दिवाली, ऐसे ऐसे आवाज देते हैं वो पॉप साउंड्स। कौन देती है? पॉप साउंड। H2 गैस की वजह से कौन सा साउंड निकलता है? पॉप,
पॉप 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 ऐसे ऐसे ही आवाज आएगी बिल्कुल। अगर आप उसको सुनोगे ना पास पास से ऐसे फटने की आवाज आती है, छोटे छोटे जैसे बिल्कुल ही छोटी छोटी चीजें फट रही हो, पॉप साउंड, ठीक है, ऐसे नहीं पॉप 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 इतना जोर से, ऐसी आएगी आवाज, ठीक है, छोटी छोटी सी। देन यहां पर आपको क्या है, यहां तो चलो आपको पॉप साउंड बता दिया, यहां कैसे पता चलेगा कि भाई CO2 निकली है, यहां पर कैसे पता चलेगा CO2 गैस निकली है, यहां ऐसे पता चलेगा जैसे आप ये जो रिएक्शन हुआ है आपका, उसमें आप अगर लाइम वाटर डालते हो, लाइम वाटर मतलब लाइम वाटर क्या होता है, COH2, COH होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस क्या होता है, लाइम वाटर, ठीक है। चूने का पानी, सीधी बात, चूने का पानी जब आप डालते हो इस सोल्यूशन में जो आपका बना है, तो वो क्या हो जाता है, चूने का पानी ऐसा दिखने लगेगा आपको, कैसा, मिल्की हो जाता है, क्या कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की हो जाता है। जैसे CO2 आपका इस पानी से मिलता है, लाइम वाटर से मिलता है, CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, हाइड्रोजन H2 निकल जाता है। क्या हुआ यहां पे, देखो देखो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं, समझो ये आपका एक बीकर था, ठीक है, आपने इसमें क्या क्या डाला था, अपना मेटल कार्बोनेट्स डाले थे, ठीक है, और HCl डाला था, ठीक है, मतलब एसिड डाला था, कोई भी एसिड लिख देते हैं, ठीक है, एसिड डाला था, ठीक है, एसिड डाला था, क्या बना, क्या बना जाके, क्या बन गया आपका, एक तो सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसमें से गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां पे क्या करेंगे अपन, एक ट्यूब लगाएंगे, अब एक लगेगा यहाँ पे ट्यूब, ट्यूब जाके कैरी करेगा यहाँ पे, ट्यूब जाके कैरी कर रहा है यहाँ पे, क्या कैरी कर रहा है, CO2, CO2 उड़ती है, गैस है, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी CO2, CO2 ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर यहां जब आप इस CO2 को लगा दोगे एक इसमें, किसमें, लाइम वाटर में, CaOH होल ट्वाइस, इसमें जब आप डालते हो, पहले ये क्या रहता है, पहले नॉर्मल सा सॉल्यूशन रहेगा, पहले कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा, जैसे CO2 इसमें जाके मिलेगी, ये क्या बन जाएगा, CaCO3, और कौन सा कलर दे देगा, कौन सा कलर दे देगा, मिल्की कलर दे देगा, कौन सा कलर दे देगा, मिल्की कलर दे देगा। आई बात समझ में, इतनी आ गई, बस इतना है, कुछ नहीं था इसमें, चलो ठीक है सर। देन फिर क्या कहना है, अगर ज्यादा CO2 डाल दिया आपने, ठीक है, ज्यादा CO2 डाल दिया, मतलब इस इतना आ गया है आपके पास, मिल्की आ गया, और फिर से और CO2 दिए जा रहे हो, और CO2 दिए जा रहे हो, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो ये बनना था ना, CaCO3, वो टर्न क्लियर, मतलब फिर से वापस से इसी पोजीशन में आ जाएगा, फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। पहले क्या, CaCO3 से CaHCO3 क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। द इनिशियल रिएक्शन टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, बट द कंटिन्यूड पैसेज ऑफ CO2 कन्वर्ट्स द इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट इनटू वाटर सॉल्युबल बाइकार्बोनेट। क्या बन जाता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये बन जाता है, ठीक है। देखो CO3 में जब H2O तो था ही, ठीक है, CO2 जब मिलता है ज्यादा इसके बाद भी, मतलब ये बन गया, इसके बाद भी CO2 दिए जा रहे हो, तो ये बन जाएगा आपका, बस ये कहना। और ये क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, ये क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या आया अभी अपन को समझ में, भाई H2 पॉप साउंड देता है, ठीक है, CO2 क्या करवा देता है, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करवाते हैं, मिल्की मतलब क्या बनता है, वो CaCO3 में मिल्की बन गया। अब मिल्की से और ज्यादा देते रहोगे CO2 तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना तो क्या हो जाता है ये वाटर सॉल्युबल बन जाएगा, मतलब ये वापस से कलरलेस हो जाएगा, बस, ठीक है सर। देन अब आ जाते हैं एंटासिड्स और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देख लो एक बार, एंटासिड और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। एंटासिड में बता चुका हूं भाई, ऐसी चीज जो एंटासिड, एंटासिड मतलब एसिड को जो ऑपोजिट, एसिड के ऑपोजिट, एसिड के ऑपोजिट मतलब क्या करेगी, एसिड को न्यूट्रलाइज करवा देगी, ऐसी रिएक्शन जो एसिड को न्यूट्रलाइज करवा देती है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, एसिड में जब बेस मिल जाएगा तो सॉल्ट प्लस वाटर निकल जाएगा, तो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है।
अब इसमें देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है, पर एसिड को न्यूट्रलाइज कर कौन रहा है, बेस कर रहा है। तो बेस क्या है, एंटी एसिड की तरह काम करेगा। बेस क्या है, एंटी एसिड, एंटी एसिड। आई बात समझ में, बस यही है यहां पे, ठीक है। एंटी एसिड आर वीक बेस, एंटी एसिड्स क्या है, वीक बेसिस होते हैं। क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं, जो क्या ट्रीट करते हैं, इंडाइजेशन, ट्रीट इंडाइजेशन, ठीक है, बाय HCl। जो पेट में HCl होगा ना, उसको इंडाइजेशन को ठीक कर देते हैं, ठीक है, रिलीफ कर देते हैं डिस्कंफर्ट को, ये पता है। क्या एग्जांपल याद रखना है अपन को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना है अपन को। ये हो गया याद करने की चीज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना ये क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है इसका फॉर्मूला, MgOH का होल ट्वाइस। आई बात समझ में, एंटासिड का फॉर्मूला याद हो गया, ये डाइजीन, इनो, इन सब में ये डला होता है, ठीक है सर। फिर कैसे वर्क करता है, ये बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से वर्क करता है। हाँ सर पता चल गया कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा था, कुछ नहीं, एसिड ले लो कोई भी, HCl ले लो। HCl जो था, जैसे MgOH का होल ट्वाइस आ रहा था, जैसे MgOH का होल ट्वाइस आ रहा था, कुछ नहीं, MgCl2 नमक बन गया प्लस H2O पानी बन गया, नमक और पानी बन गया। नमक और पानी से तो क्या ही इंडाइजेशन होगा, समझ रहे हो, ऐसे काम कर देता है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, MgOH2 का तो ले ही लिया, CaCO3 का भी याद रखना। क्या, CaCO3 का भी याद रखना, ठीक है। दो चीजें याद रहेंगी, पक्का। चलो फिर द रिजल्ट, द रिएक्शन कंज्यूम्स द एक्सेस एसिड एंड प्रोड्यूसेस न्यूट्रल प्रोडक्ट। ये अपन ने देख लिया, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको ज्यादा। हाँ एक और देख लो भाई, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स मतलब क्या, मेटल ऑक्साइड मतलब Na और इसका ऑक्सीजन लगा दो इस पे, तो क्या हो जाएगा 2O। मैग्नीशियम मेटल, इस पे क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो O। इस पे 2O क्यों आया, इस पे O क्यों नहीं आया, इस पे 2 क्यों नहीं आया, बता चुका था पहले, फिर से बता दूं। देखो जब आप कोई मेटल लोगे और कोई आप जैसे ऑक्सीजन लिया, ठीक है, इनकी वैलेंसीज क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है +1, इसकी वैलेंसी क्या है -2। क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, तो Na पे क्या हो जाएगा, इधर का लग जाएगा 2, O पे क्या लग जाएगा 1, 1 को लिखते नहीं है। सेम गोस हियर, MgO, इस पे क्या है वैलेंसी +2, इस पे क्या है -2, कैंसिल आउट हो गई है, +2 -2 सेम होती है, कैंसिल आउट, बची 1 1, तो MgO। बस आई बात समझ में, ऐसे है। क्या कह रहे हैं, जब एसिड और मेटल ऑक्साइड मिलते हैं तो सॉल्ट ऑन वाटर बना लेते हैं, वही बात कह रहे हैं भाई। एग्जांपल देख लो, एसिड मिला, ये मेटल का ऑक्साइड मिला, MgO, 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 कैपिटल नहीं लिखेंगे, जी याद रखना ना, स्मॉल जी, MgO, तो MgCl2 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड सब बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं, क्यों होता है ऐसा, कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स भी बेसिक होते हैं। मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स आर बेसिक, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सॉल्ट और वाटर बना रहा था। भाई बेसिक है तो क्या हो रहा था, एसिड और बेस मिलके क्या बना था, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था। तो यही यहां करेगा, क्यों, क्योंकि ये भी बेसिक नेचर के, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के, तो क्या ही बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही निकलेगा, सीधी सी बात, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। एक यहां पे कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, देखो यहां पे, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्या कह रहा है भाई, एसिड जो है उसका काम, देखो एसिड की जब अपन ने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी, एसिड की डेफिनेशन ही ये थी कि भाई ये जैसे पानी में मिलता है तो H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है, ठीक है। क्या देता है, H+ आयन देता है। तो जब एसिड H+ आयन देगा तब तो उसकी आपको बिहेवियर दिखेगा ना, H+ से ही तो सारा खेल। H+ के बिना भाई वो बेस से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, H+ के बिना भाई वो लिटमस पेपर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, H+ के बिना वो टर्मरिक से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, H+ के बिना वो किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसका H+ होना जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, ये डू नॉट शो, एसिड जब तक शो नहीं करेगा एसिड बिहेवियर, कब तक, एब्सेंस ऑफ वाटर में, एब्सेंस ऑफ वाटर में शो नहीं करेगा। इसलिए जब कॉन्सेंट्रेटेड से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी होता है ना, उसमें 2% 1% वाटर रहता है। जैसे अपन ने सबसे शुरू में देखा था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा था, उसमें लिखा था 98% H2SO4,
तो 2% क्या होगा, वाटर। वाटर होना बहुत जरूरी है, तब तो वो एसिड काम करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर चाहिए उसको आयनाइज होने, भाई H+ निकालने उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट दैट फैसिलिटेट्स, वही बात हो रही है, ठीक है। एग्जांपल दे दिया भाई ड्राई, क्या कह रहा है, ड्राई अगर गैस है HCl गैस, तो ये टर्न नहीं करेगी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। ड्राई है अगर कुछ HCl, तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी जब तक उसको पानी में नहीं मिलाओगे। जैसे ही पानी में मिलाया तो तुमको दे देगी वो ब्लू से रेड कलर, ठीक है। फिर एसिड्स एंड आयनाइजेशन, वही बात हो रही है, कुछ कुछ बात नहीं है, इसको ज्यादा दिमाग में नहीं, बस इतना याद रखो, ड्राई वाला रिएक्ट नहीं करेगा, पानी वाला रिएक्ट करेगा, बात करो, ठीक है। चलो फिर देखते हैं acids and ionization. The acidic nature of a substance is determined by its ability to produce hydrogen ions और hydronium ions. Hydronium ion कैसे बन रहा है भाई, H3O प्लस। ये कैसे बन जाएगा, कुछ नहीं है, समझो अगर यहाँ पे HCl जो निकला था H+ और Cl माइनस, H+ जाके H2O पानी में मिला ना, पानी में घुला, पानी में घुला तो H+, देखो H2O था, एक H एक्स्ट्रा जुड़ गया तो क्या बन गया H3O, और एक एक्स्ट्रा जुड़ा इसलिए अपन प्लस लिख देते हैं, H3O प्लस लिख देते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है हाइड्रोनियम आयन या तो हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए। दोनों कैसे बनेंगे, जब तक पानी होगा तभी बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल वही HCl वाला दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलो कॉमन इंडस्ट्रियल यूज देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखो, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से यूज होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड काय में यूज होता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। वाइल नाइट्रिक एसिड इज यूज फॉर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के लिए क्या होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। एंड हाइड्रोक्लोरिक काय के लिए, PVC बनाने के लिए, PVC, और फूड प्रोडक्ट्स में भी काम आता है क्या, HCl, ठीक है। PVC के पाइप्स होते हैं ना, तो PVC में भी यूज होता है, फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। फर्टिलाइजर्स पता है कि भाई नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर में नाइट्रिक एसिड ही लिख के आना, सल्फ्यूरिक एसिड बाद में अगर कहीं दो मिक्स में लिखा हो तो लिख देना, पर अगर इकलौता पूछा है तो नाइट्रिक एसिड लिख के आना, ठीक है। मैन्युफैक्चर क्या करता है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फिर डाइज, डाइज मतलब, डाइज क्या होती है, रंगने वाली चीजें, वो डाई कर देते ना किसी को, डाइज। और पेंट्स, इनमें क्या नाइट्रिक एसिड इसमें भी यूज होता है, नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री, ठीक है सर। फिर एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स में क्या यूज होता है, मैनी एसिड्स, मैनी एसिड्स कह दिया, क्या कह दिया, मैनी एसिड्स। भाई सीधी बात है, TNT देखा है ना जो अपन ने, उसमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन का यूज हो रहा होगा कि नहीं, आई बात समझ में। TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, टोलुइन, ठीक है, ये याद कर लेना, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। चलो फिर मेटल प्रोसेसिंग, मेटल की प्रोसेसिंग में भी यूज होता है भाई, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड, जब अपन मेटलर्जी पढ़े थे तब देखे थे कि हाँ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन एंड स्टील। भाई एसिड डालते हैं, किसी से जंग निकालनी होती है तो अपन कहते हैं ना कि एसिड ले आते हैं भाई, इससे जंग निकाल देंगे इसकी, तो ये तो अपन को पता है नॉर्मल यूज। सल्फ्यूरिक एसिड काय के लिए यूज होता है, रस्टिंग हटाने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल, हाँ जब अपन मेटलर्जी पढ़ी थी तब अपन ने देखा था HCl का यूज हुआ था, है ना, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज होता है, हाई प्योरिटी सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड टू क्लीन एंड ईटेक सिलिकॉन वेफर्स। मतलब सिलिकॉन क्या होते हैं, सिलिकॉन यूज होता है काय में, जब भी सिलिकॉन देखो समझ लेना भाई इसका यूज कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो रहा होगा, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, मेटिलॉइड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का यूज होता है इनको क्लीन करने में, ठीक है सर। फिर बैटरीज, बैटरीज पता है सल्फ्यूरिक एसिड डलता है बैटरीज में, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस में एसिटिक एसिड, विनेगर का यूज बहुत होता है, ठीक है सर। और फॉस्फोरिक एसिड का काय में होता है यूज, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। और काय का होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट में, कार्बोनेट ड्रिंक्स में। फिर टेक्सटाइल्स और लेदर्स में यूज होता है काय का, टैनिक एसिड, मेकिंग इंक, ठीक है। प्लास्टिक्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग PVC, पता है PVC पाइप्स उससे बनते हैं, ठीक है। फिर एसिटिक एसिड, बस एसिटिक का एक ही याद रखो, ये फूड वूड में याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाते हैं अपन बेस पे। बेस क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स H+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ वाटर। इसका मतलब पहली बात तो क्या है, अपन ने एसिड का क्या पढ़ा था कि भाई H+ रिलीज करता है, बेस का याद रखो OH- रिलीज करता है। क्या एसिड क्या रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है, बेस क्या करता है, OH- रिलीज करता है, काय में, पानी में, पानी में, ठीक है।
फिर क्या कह रहा है बेस को, ये भी कह सकते हैं कि भाई H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है H प्लस। अरे सीधी सी बात है, जब ये OH माइनस रिलीज करेगा H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, H2O भी तो बनाना है ना इसको, बस ये है और कुछ नहीं। ये याद नहीं, तुम तो OH माइनस याद रखो, ठीक है। रिलीज कर देता है OH और एक्सेप्ट कर देता है H प्लस। चलो ठीक है, फिर डेफिनेशन, अ केमिकल सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एन एसिड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कैन बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, क्या कह रहा है, सॉल्युबल भी हो सकते हैं इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं पानी में, ठीक है। जैसे कुछ साबुन होती है सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है, पर भाई बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेस में जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। रिलेशन, और एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज, क्या कह रहे हैं भाई ये, यहां पर इन्होंने क्या कह दिया, सीधी बात ये यहां पे बता रहे हैं एल्कली, देखो बेस और एल्कली के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं, क्या कि भाई यहां ये कि यहां पर ये न्यूट्रलाइज कर देती है एक एसिड को। एल्कली क्या होता है, एक वाटर सॉल्युबल बेस होता है, एक ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है, ठीक है। फिर कैन बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल और वाटर, ये सॉल्युबल भी इनसॉल्युबल पर ही हमेशा सॉल्युबल रहेगा। कौन, एल्कली और बेस का डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। अपन जनरली सोचते हैं ना एल्कली ही बेस है, पर अंतर देख लो बस थोड़ा सा कि ये वाटर सॉल्युबल है और ये वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकता है, ठीक है। ये कह ऑल अल्कली, सारे अल्कली बेसेस है पर सारे बेस अल्कली नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे बेस में इनसॉल्युबल वाले भी बेस होंगे तो वो अल्कली नहीं हो सकते, पर हाँ सारे अल्कली बेस होंगे, बस इतनी बात है, ठीक है। इनसॉल्युबल में एग्जांपल देख लो, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। सॉल्युबल में देख लो सारे सॉल्युबल्स हैं, NaOH, KOH, NH4OH, चल ठीक है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, ये भी अपन ने देख लिया था कि भाई हाँ ये बिटर टेस्ट करते हैं, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट करते हैं, स्लिपरी फील होता है, सोपी सा फील होता है, ठीक है। रेड को ब्लू में कर देते हैं, ये भी पढ़ लिया। रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देखो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी आ गई, क्या केमिकल प्रॉपर्टी आ गई इनकी, क्या आ गई केमिकल प्रॉपर्टी कि भाई रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये भी पता चल गया अपन को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लिया था अपन ने कि नहीं देखा था, देखा था कि नहीं देखा था अपन ने, देखा था कि नहीं देखा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लिया था, राइट। फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं भाई, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो मेरी बात। बेस एंड एसिड बोथ, बेस एंड एसिड बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करवा रहे हैं, बोथ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं। कैसे पता कि भाई, क्योंकि ये आयंस रिलीज करता है। कंडक्ट कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स जो आपके आयंस है वो पास ऑन होते रहते हैं। भाई अगर सिंपल सी कोई चीज होगी जो आयंस ही नहीं छोड़ रही है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाएगी, जबकि ये करवा सकते हैं, क्योंकि क्यों, एसिड क्या छोड़ता है H प्लस, बेस क्या छोड़ता है OH माइनस, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है सर। इनको क्या कहते हैं, इसलिए मेकिंग देम इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। चलो अब देख लो एक प्रॉपर्टी ये तो देख ली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये वाली, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस क्या, वाटर, ठीक है। फिर रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, वो क्या कर रहा था, मेटल ऑक्साइड से देख रहे थे एसिड का, यहां पर देख लेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, कार्बन, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे ही NaOH ने रिएक्ट किया, NaOH क्या है, बेस है। बेस के एग्जांपल्स जल्दी जल्दी देख लो, यहां पे देखो बेस के एग्जांपल्स देख लो, क्या है, NaOH, KOH, COH2, फिर FeOH का होल थ्राइस, देन NH4OH। मेन आपको क्या याद रखना है, जैसे वहां HCl, H2SO4 ये सब याद रखते थे, यहां रखो NaOH, KOH, ठीक है। याद रखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक में NH4OH, ठीक है, ये तीन याद रखो। चलो फिर क्या कह रहे थे अपन बात, यहां पर ले लेते हैं NaOH। NaOH जैसी रिएक्ट किया क्या हुआ, Na2CO3 और H2O, यहां दिखा देते हैं क्या हुआ। NaOH जब रिएक्ट किया CO2 के साथ क्या बन गया, Na2CO3 प्लस वाटर, ये बन गया ना अपना, कैसे बन गया सर, Na CO2 के साथ रिएक्ट किया Na2CO3 बन गया, OH H के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये नहीं कहना सर ये एक्स्ट्रा 2 कहां से आ गया, ठीक है, वही बात कहूंगा मैं, बैलेंस की इक्वेशन, बैलेंस की जो आपको पहले समझा चुका हूं, इसमें समझाऊंगा तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, फिर भी चलो देख लेते हैं यार, वो इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। इसको बैलेंस करें, क्या हो जाएगा, यहां अगर मैंने लगा दिया 2, सीधे सीधे यहां 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। 4 हो गए Na, 4 हो गए Na, फिर CO3 हो गए, 3 है, ऑक्सीजन 3 है ना,
देखो यहां पे 2 लगा दिया, फिर अपन CO2 में, अब देखो Na मैच करेंगे और CO3 मैच करेंगे। ये यहां पे एक्चुअली 4 है, अगर यहां पे 4 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ओके ओके, वेट वेट वेट, एक्चुअली यहां पे अपन एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या कि Na कितने हैं, 1 है, ठीक है सर। O कितना है यहाँ पे टोटल, 3 है, ठीक है सर। H कितना है, 1 है। कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, सोडियम कितना है, 2 है। कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अपन को क्या करना है, यहाँ पे सोडियम एक एक्स्ट्रा है और हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा है और ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी सब सेम है, हाँ। Na और OH यहां एक एक एक्स्ट्रा है, तो यहां क्या करेंगे अपन, यहां एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ जाएगा भाई, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो 2 लिख देंगे। अब देखो सोडियम कितना हो गया, 2 हो गए, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, 2 और 2 4, कितने हो गए ऑक्सीजन, 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 2 हो गए। कार्बन में अंतर तो नहीं आया, नहीं आया सर। अब वहां देख लो, सोडियम 2 2, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, H2 H2, C1 C1। आ गया समझ में, ऐसे करते हैं अपन बैलेंस। चलो फिर ये देख लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, ठीक है सर। फिर रिएक्शन विथ मेटल्स, अब अपन मेटल्स के साथ देख लेते हैं। एसिड को भी करवाया था मेटल के साथ, इनको भी करवा लेते हैं मेटल के साथ। यहां भी मेटल के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, H2 गैस। पर ये सिर्फ कब होगा, सर्टेन मेटल्स के साथ, कुछ मेटल्स के साथ होता है, जैसे कि Zn और An। याद रखना, जो वो प्रॉपर्टी है H2 वाली, H2 गैस वाली, वो सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टी है, वो हर मेटल के साथ ऐसे ही करेगी। पर कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वो भी H2 गैस निकाल देते हैं, पर कैसे, सिर्फ Zn और Al के साथ। किसके साथ, जिंक और एल्यूमिनियम के साथ। याद रहेगा इतनी बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड यूज देख लो भाई। इसके किसके, बेस के यूज देख लो, क्या क्या है। NaOH कॉस्टिक सोडा कहलाता है, याद रखना। क्या NaOH क्या कहलाता है, कॉस्टिक सोडा। यूज काय में होता है, सोप में, पेपर में और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। क्योंकि भाई यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यूजेस से ये ज्यादातर आते हैं। अब क्या यूजेस पूछ रहा है CDS अपना, ठीक है। फिर COH का होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम कहलाता है, स्लेक्ड लाइम कहलाता है। क्या काम करता है, सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। बताया था आपको, चूने का पानी डाल दो अगर सॉइल की एसिडिटी ज्यादा हो तो, ठीक है। और CO2 की टेस्टिंग भी करता है, कार्बन की टेस्टिंग में काम आता है। क्यों, कैसे काम आता है, अपन ने जब मिल्की वे लाइम वाटर को मिल्की बना रहा था तो कौन बना रहा था, CO2 बना रहा था ना। CO2 जब CaOH होल ट्वाइस से मिलता है तो क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं तो एंटासिड का काम करता है, ठीक है सर। Na2CO3 वॉशिंग सोडा, NH4OH अमोनियम सॉल्यूशन। वॉशिंग सोडा क्या, हार्ड वाटर को ट्रीट करने, अमोनिया सॉल्यूशन हाउस होल्ड विंडो क्लीनर, ये सब के लिए। AlOH3 एल्यूमिनियम, ये याद नहीं रखना ज्यादा, अपन को ये याद रखना पर NaHCO3 बेकिंग सोडा, अमोनिया सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा, ये सब याद करना है, एक छोड़ के चलो ये भी कर ही लो, एक क्यों छोड़ना। कंपोनेंट इन मैनी एंटीएसिड, बहुत सारी एंटीएसिड्स में कंपोनेंट है AlOH3, जैसे MgOH2 है ऐसे AlOH3 भी एक कंपोनेंट है। बस इतना याद रखो, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत तो नहीं। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। देखो अभी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि क्या क्या टॉपिक्स रह गए, टॉपिक्स लेफ्ट, अपन नेक्स्ट में कवर करेंगे। क्योंकि देखो बड़ा लेक्चर होगा, आपको भी मन नहीं लगेगा, और सॉल्ट में अलग टाइम चाहिए, क्योंकि सॉल्ट में कुछ ऐसी चीजें आएंगी अभी, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है। फिर उसके बाद अभी अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अभी बहुत सारे जो अभी अपन यहाँ देखे ना, ब्लीचिंग पाउडर देखा, वॉशिंग सोडा देखा, बेकिंग सोडा जो देखा, इन सब की अलग प्रॉपर्टीज है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इसको अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर्स पढ़ेंगे, क्या कैसे सॉल्व करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये सब आराम से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस में कुछ सॉल्ट वाले भी दिख जाएंगे तो मैं वो स्किप करा दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लो। पर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो करते हैं, ठीक है। अभी एसिड एंड बेस ही रहने दो,
ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बेसिस और एल्कली? क्या कह रहे हैं, बेस और एल्कली में मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बताओ रिलेशनशिप का इनका, क्या कि ऑल बेसिस आर एल्कलीज बट नॉट ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज। क्या है बताओ इसमें से सही आंसर बताओ, चलो कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, फिर मैं बताता हूं आंसर। किया कमेंट, क्या पता चला? सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली, ये है राइट आंसर। ठीक है, ये तो नहीं समझ लिया है, हल्का सा लग गया था तो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एन एक्टिव मेटल विद जिंक रिएक्ट विद अ डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड? क्या कह रहे हैं, HCl से जब मेटल रिएक्ट किया, क्या कह रहे हैं, क्या बनाना है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोडक्ट और सेकेंडरी प्रोडक्ट दो, सेकेंडरी क्या हो गया, H2 बनेगा, प्राइमरी क्या हो गया, ZnCl2। ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे आपके, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये बनेंगे आपके प्राइमरी प्रोडक्ट्स, सॉल्ट एंड गैस। चलो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन हाउसहोल्ड सब्सटेंस हैज अ pH वैल्यू ग्रेटर देन 7? ग्रेटर देन 7 किसकी होगी भाई, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, सीधी दिख रही है यार, बेकिंग सोडा की होगी, 7 से ज्यादा यही है। ठीक है, कायदे से मुझे हटा देने चाहिए थे बट ठीक है। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, चलो ये अभी अपन देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वॉशिंग सोडा का अपन केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, इनके प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि भाई किससे रिएक्ट कर देते हैं, बनते कैसे हैं, इनका अलग से काम क्या है। ठीक है, एंटासिड, एन एंटासिड टैबलेट प्राइमरली यूज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, पता है अपन को। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज टिपिकली क्या रहता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या रहता है एंटासिड में, क्या रहता है भाई, क्या रहता है, वीक, लिखो कमेंट में फिर देखते हैं अपन, वीक बेस टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमक HCl। पता है एंटासिड का काम क्या होता है, HCl जो एक्सेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देना। फिर विच केमिकल इज प्रोड्यूस्ड, ये भी अभी रुक जाओ, ये भी रुक जाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ट्राई बेसिक एसिड। चलो ट्राई बेसिक एसिड बताओ क्या हो गया इनमें, कमेंट करो। क्या इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1, इसका मतलब है मोनोबेसिक। इसमें कितने दिख रहे हैं, 2 डाइबेसिक। इसमें कितने दिख रहे हैं, 3 ट्राइबेसिक। इसमें कितना हो जाएगा, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो बेसिक सोडा रुक जाओ, हाँ ये देखो क्या है, ये क्या हो गया, pH, ये याद रखो, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, डॉलर वाला। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टूथ डिके स्टार्ट कब होता है, जब व्हेन द pH ऑफ द माउथ ड्रॉप्स बिलो, क्या कितना pH चाहिए भाई टूथ डिके के लिए, बताओ कमेंट फास्ट। किया 5.5। चलो क्या है, विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड विद द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। चलो अभी सॉल्ट वाला टॉपिक नहीं आया, रुक जाओ ये भी। ठीक है, ये भी रुक जाओ, ब्लीचिंग पाउडर भी रुक जाओ, कॉपर सल्फेट ये भी रुक जाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो ये सारे क्वेश्चंस अभी रुक जाओ, अभी अपन आराम से करेंगे सारे क्वेश्चंस बैठ के, और ले आऊंगा मैं 15-20 क्वेश्चंस और ले आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले। क्या, कौन सा, सॉल्ट, उसके बाद क्या, जो आपके अभी आपने ये सब देखे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर सल्फेट्स, ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो। ठीक है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद।